नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। सर व बरकातुहू। ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक चैप्टर वाइंड अप किया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अकाउंट रिसीवेबल। बेसिकली चैप्टर बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल था, उसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। यानी रिसीवेबल पे हम जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स और जो बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं उसको हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एक चीज ध्यान में रखिएगा तमाम स्टूडेंट, खास तौर पे हमने जो बैक टू बैक ये 4 चैप्टर पढ़े हैं जिसमें कुछ चैप्टर तो रिवाइज हुए हैं। ताहा आपका माइक शोर कर रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट रहिएगा, ठीक है। सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके। अच्छा, बात ये हो रही थी कि लास्ट जो मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नो डाउट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन शायद हमने प्रैक्टिस अपने तौर पे जितनी कर सकते थे की है, लेकिन आप फर्दर कर लीजिएगा, नेट पे भी स्टफ मिल जाता है और भी चीजें आपके पास होती हैं, बुक्स वगैरह होती हैं डिफरेंट। तो बात ये है कि जो हमने जो आखिरी 4 चैप्टर पढ़े, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बैड डेट्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। और आज से जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ये फाइनल अकाउंट की तरफ जाता है चैप्टर। वैसे तो ये चैप्टर आपके पार्ट बी में है सिलेबस के, चैप्टर नंबर 8 के नाम से। चैप्टर नंबर 8 उसका नंबर है और नाम है इसका एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। लेकिन ये फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा आज आपको इंशाल्लाह। और फिर आपसे कहूंगा कि आप मीनवाइल, आपका 4 दिन से हमारी क्लास हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आप लोगों ने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह यार का शुक्र है। उस्मान, बोलो। यार उस्मान ही मैं कह रहा था, सेकंड लास्ट लेक्चर हुआ था रात वाले दिन जब मेरा नेट सही नहीं चल रहा था, डिवाइस सही नहीं चल रही थी मेरी, हाँ वो मैं तुमसे समझूंगा। सही है। सर जादू हो रहा है, खुद पे खुद लिख रहे जा रहा है। सर माइक तो ऑन करना नहीं भूल गए। अब जादू हो रहा है, खुद पे खुद लिख रहा है।
जी स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस जी सर। आ रही है। जी वो कॉल आ गई थी भाई, जादू से नहीं लिख रहा था वो, मैं खुद लिख रहा था। ठीक है, तो कॉल आ गई थी, मैं बात कर रहा था असल में। अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 8, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। और जिनके जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये एडजस्टमेंट होती है, और एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट होता है, पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है। इस टॉपिक को हम एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा उसमें एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें मैं देखिए, वैसे तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कल जब बेड डेट्स पढ़ रहे थे वहां लिखा हुआ रहता है एडजस्टिंग एंट्री, तो ये बेड डेट्स की भी एडजस्टमेंट होती है, डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है ना, तो वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी ना, वो यहाँ पे सीखनी है, खासतौर पे प्री पेमेंट्स की और एक्रूवल्स की। तो पहले मैं जाऊंगा प्री पेमेंट से। अबरार आपने हैंड रेस किया है, क्या सवाल है आपका? सर इसका आईएएस कौन सा है? देखिए हर चीज का आईएएस नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो एक्रूवल और प्री पेमेंट जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अकाउंटिंग के और भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी एप्लीकेशन होती है। यानी हम अगर कोई चीज एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमने एडजस्ट नहीं किया तो हमारा एक्सपेंस अंडर ओवरकास्ट हो जाते हैं, हमारी इनकम अंडर ओवरकास्ट हो जाती है। वो बताता रहूंगा अभी वक्त के साथ, राइट। अभी एक बात ध्यान में रख लेना अबराल, एक बात सुन लें आप। वो आपका जो सिलेबस है ना अभी, ये एफ जो आपका एफएफए है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल, ये बेसिक अकाउंटिंग है। तो बेसिक अकाउंटिंग में इतनी ज्यादा आईएएस की एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जब आप अगला पेपर पढ़ेंगे इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, जो एडवांस जो आपका सेमेस्टर 4 में है, स्ट्रेटेजिक सॉरी मैनेजर लेवल 2 में, वो टोटल सिलेबस आईएएस और आईएफआरएस, वहां हर चैप्टर का आईएएस आईएफआरएस है। ये बेसिक अकाउंटिंग है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल चीजें। इज दैट क्लियर? अच्छा फरवा आपने कहा है सर कल जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो खत्म हो गया। जी फरवा वो एंड हो गया है। ठीक है, उस पर हमने बैड डेट एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट, प्रोविजन यानी अलाउंस का कॉन्सेप्ट, अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट और एजिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, राइट? सर जी आप कह रहे अभी आपने कहा कि जो हमने डेप्रिसिएशन किया था उसमें भी हमने एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए थे। एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, उसकी जो एंट्री बनती थी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वो एडजस्टिंग एंट्री थी। अच्छा सही। ठीक है, ये एडजस्टमेंट कहलाती है। ये आगे आपको समझ आ जाएगी जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा मजीद। बहरहाल मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, और टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक चीज आप जहन में रखिएगा, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है। यानी आप लोग की जर्नल एंट्रीज ग्रिप में होनी चाहिए, राइट? अच्छा, अब इस टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में ब्रेक करूंगा। समझ लें, ये व्हाइट बोर्ड है आपके सामने पूरा। ये व्हाइट बोर्ड आपको ब्लैंक नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट यस सर। वाइट चैप्टर के नाम के। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये व्हाइट बोर्ड फुल हो जाएगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ दूंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट लूंगा प्री पेमेंट से। कहाँ से स्टार्ट लूंगा? प्रीपेड प्री से। पेमेंट। हाँ, उसको प्रीपेड भी कहते हैं। और यहाँ से इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। एक जर्नल एंट्री आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सपोज करें नवंबर की पहली तारीख, कौन सी तारीख? नवंबर की पहली तारीख और 2020। ठीक है, मिस्टर ए की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक शॉप रेंट पे ली है। शॉप किस पे लिए? रेंट पे। कौन सी तारीख को लिए? नवंबर 2001। हाँ, अच्छा, मिस्टर ए ने ये शॉप ली है मिस्टर बी से रेंट पे। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि मिस्टर ए आपको 6 महीने का एडवांस रेंट देना होगा, प्रीपेड रेंट। कितने महीने का देना होगा? 6 महीने का। मैं सवाल को आसान करने के लिए वैल्यू सिंपल लूंगा। उसने बोला 10,000 रुपए पर मंथ आपका रेंट है, तो 6 महीने का कितना हो गया? 60,000। 60,000। इसका मतलब है अगर मैं ये कहूं कि मिस्टर ए ने नवंबर की पहली तारीख को 60,000 रुपए का प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट पे कर दिया, कोई स्टूडेंट मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताएगा? प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा इधर देखिएगा,
आप लोगों ने कहा सर प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश या बैंक जो भी होता है, सपोज कैश दिया है तो कैश क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, क्या किसी स्टूडेंट को इस एंट्री से इख्तिलाफ है? काइंडली अगर किसी नो सर। अगर कि अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई और एंट्री आ रही है तो काइंडली वो एंट्री मुझे बताए। किसी के जहन में कोई एंट्री और भी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर एक्सपेंस। वेरी गुड। किसने कहा ये? सर फाखरा। फाखरा। फाखरा आपने क्या, आप क्या एंट्री बनाएंगी? रेंट एक्सपेंस, रेंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ना वो समझ रहे होंगे कि सर ये तो प्रीपेड है, तो प्रीपेड की नेचर तो क्या होती है? रेवेन्यू। एसेट। एसेट। तो प्रीपेड डेबिट होना चाहिए था, आपने तो डायरेक्ट क्या रिकॉर्ड कर दिया इसको? एक्सपेंस। एक्सपेंस। असल में ये दोनों तरीके इनिशियली एक्सेप्टेबल होते हैं, ये दोनों तरीके इनिशियली एक्सेप्टेबल होते हैं। एक बात बड़ी गौर से सुनिएगा, तमाम स्टूडेंट एक तरफ थे, तमाम स्टूडेंट ने क्या एंट्री बनाई थी? किसको डेबिट किया था? प्रीपेड रेंट प्रीपेड डेबिट। अच्छा, प्रीपेड रेंट की नेचर क्या होती है? एसेट Asset. होती है। एसेट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख रहा हूँ A4 एसेट। ठीक है। Yeah. जबकि अराउंड 46 स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, वन ऑफ द स्टूडेंट फाखरा ने कहा नहीं सर यहाँ पे रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। तो एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस होती है। यस सर। वैसे तो एसेट भी बढ़ता है तो डेबिट और एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए एंट्री तो बन गई प्रीपेड रेंट डेबिट। क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं सर ये तो हमने आज एडवांस दिया है। कितने महीने का एडवांस दिया ये हमने? 6 महीने 6 महीने का। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। नवंबर 2020 से लेके अप्रैल 30 2021 तक का हमने एडवांस दिया, तो सर ये तो एसेट है, इसलिए हम प्रीपेड डेबिट करेंगे। लेकिन फाखरा ने सोचा कि सर रेंट तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? एक्सपेंस को। मैंने कहा कि दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है। क्यों, उसकी लॉजिक बताता हूं अभी। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात सुने, यहाँ पर दो हम ट्रीटमेंट रख रहे हैं और इन दो ट्रीटमेंट के क्या नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने 2 एरो बनाए, आपको नजर आ रहे होंगे, राइट? ठीक है। ये जो पहला वाला हमने ट्रीटमेंट किया इसको कहते हैं प्रीपेड इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। क्या कहते हैं? प्रीपेड इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। हाँ, प्रीपेड को चाहो तो इनिशियली एज एन एसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बेहतर ये होता है कि उसको एसेट बनाया जाए, लेकिन कोई एक्सपेंस भी बना रहा है तो मसला नहीं है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे थे? मिस्टर ए की बुक में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं मिस्टर ए की बुक में। ए की बुक में, और मिस्टर ए की बुक में हमने रिकॉर्ड किया है प्रीपेड को। किसको रिकॉर्ड किया है? प्रीपेड। क्योंकि मिस्टर ए ने दुकान खरीदी है ना मिस्टर बी से, तो किसने पे किया होगा? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने प्रीपेड किया। तो अगर अकाउंटेंट पूरी क्लास में से कोई स्टूडेंट था एक्सेप्ट फाखरा, तो उन लोगों ने क्या एंट्री बनाई है? प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी प्रीपेड को रिकॉग्नाइज किया इनिशियली एज एन एसेट। 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 लेकिन अगर मिस्टर ए की अकाउंटेंट मिस फाखरा थी तो उन्होंने एसेट को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट किया है? डायरेक्टली। तो प्रीपेड इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन। दोनों तरीके जायज हैं। क्यों जायज हैं आगे बताऊंगा, अभी अगली एडजस्टमेंट में बताऊंगा। ये एडजस्टमेंट नहीं थी, एडजस्टमेंट अब आएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। एनी ऑब्जेक्शन? नो। गुड। मेरा एक सवाल है। जी बोलो। सर ये प्रीपेड रेंट यानी हमें एडवांस मिला है या हमने दिया है एचएससी को एडवांस? आप मुझे अच्छा उमर, अब ये सवाल भी आप करोगे? नहीं सर, वो पूछ रहा हूँ क्योंकि सर अगर हम मतलब हमारे पास एक्सपेंस तो जब होता है ना कि हम
हमें खर्चा देना है या, और अबे हमें भाई जब जब एडवांस हम मिलता है तो हम एक प्रीपेड मिनट टू एक डेबिट मिनट करते हैं। हमजा, एक मिनट खामोश रहना। उमर ये बताओ, आपने सवाल ये पूछा कि हमने दिया या हमें मिला है, ये सवाल पूछा है आपने? यस सर। अच्छा उमर माशाल्लाह आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं, जी ये सर। बताओ कैश क्रेडिट हो रहा है या कैश डेबिट हो रहा है? अरे कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट का यानी हमने मतलब दिया है, वेरी हमने दिया सिंपल। है। और मेरे भाई बस प्रीपेड, सिंपल। और मैंने शुरू में कह दिया है हम किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी, मिस्ट्री। और मिस्टर ए ने मिस्टर ए। दुकान किराए पे लिए। जो बंदा दुकान किराए पे लेता है वो रेंट पे करता है या उसको रेंट मिलता है? अगर जो बंदा दुकान, अगर कोई बंदा दुकान किराए पे ले और उसको रेंट भी मिलता है उमर, तो मुझे भी उस बंदे जी से मिलवा दो, मैं भी उससे दुकान किराए पे, सारी दुकानें उसकी किराए पे ले लूंगा, कि दुकानें भी मिल जाएंगी और किराया भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि इस हिसाब से तो हमारी एंट्री एक्सपेंस होना चाहिए ना, क्योंकि हमने खर्चा अच्छा बढ़ा है हमारी तरफ, दूसरी बात तो उमर सुन लो, प्रीपेड कैसे उमर बना दी? सुन लो, खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस मैंने बोला है, दोनों तरीके जायज है। एक्सपेंस तो हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था प्रेफरेबल है उसको एसिड बनाया जाए, क्योंकि हमने एडवांस दिया है। और कोई भी चीज जो एडवांस में दी जाए वो शुरू में एक्सपेंस नहीं होता, शुरू में एसिड होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम किस में कन्वर्ट होता है? एक्सपेंस है। अब मैं आपको मिसाल एक्सपेंस दूं, सर। आप फर्नीचर लेकर आते हो एसेट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फर्नीचर किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? एक्सपेंस। हाँ एक्सपेंस में। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी जी बोले सर, क्लास ले रहा था असल में ना अभी। जी जी बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम, अफ्तार आमिर के साथ। एसीसी वालों का मेरा ख्याल है जो कंफर्मेशन आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, एचईसी के मुताबिक इक्विवेलेंट टू मास्टर होती है। हाँ, लेकिन पहले वो एमकॉम की शायद एक इक्विवेलेंसी लिख कर देते थे रिटर्न फॉर्म में, वो हमें भी देते थे आईसी में क्वालिफाइड को भी। लेकिन अब मैंने ये सुना है और ये बात कंफर्म भी है कि जो आईसी में या एसीसी वगैरह क्वालिफाइड होते हैं वो इक्वल ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी इक्वलेंसी लिख के रिटर्न फॉर्म में नहीं देते। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है, ये बात वेबसाइट पे लिखी हुई है उनकी, आप सिर्फ सर्च करें आपको मिल जाएगा। मैंने उसका प्रिंट भी निकाल के रखा हुआ है। नहीं, असल में एमकॉम के इक्वल हम एज्यूम किए जाते हैं। असल में जो आईसीए में क्वालिफाइड होता है, पहले ये था जब मैंने क्वालिफाई किया था ना, तो मेरे कुछ दोस्तों ने निकलवाई थी, मैंने नहीं निकलवाई थी, तो वो एचसी आपको रिटर्न फॉर्म में देता था। ठीक है, हाँ मतलब ये लिख के दे दिया करता था कि यू आर इक्वलेंट टू एमकॉम। लेकिन अब उसने कहा है कि मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को अल्टीमेटली एज्यूम कर रहा हूँ कि यू हैव इक्वलेंट टू एमकॉम। और वो सबके लिए, वो मेरा ख्याल है उसमें, उसके अंदर आईसीए में एसीसी सबका लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल है मैंने उसकी एक प्रिंट भी निकाला था, अगर मेरे पास होगा शाम को फारिग हुआ तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट तस्वीर भेज के व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, उसमें एसीसी भी आ रहा होगा। जी क्या कह रहे हैं फैसल भाई? यार उसका मुझे अंदाजा नहीं है, एमकॉम का मैंने सुना है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा इंशाल्लाह शाम तक। ठीक है, ओके फैसल भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने भी सुन लिया, आप लोगों को भी काम आएगी ये बात। इससे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं आप। नहीं सीक्रेट नहीं है ये, आप लोग जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट टू एमकॉम होते हैं। एक स्टूडेंट का ही फोन था, वो ये पूछना चाह रहा था, आईसीएमए के हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा नाउ कम टू द पॉइंट। ये मैंने कौन सी डेट लिख दी? दिसंबर 31st। हाँ, ये मैंने इसलिए लिखा है कि भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ मिस्टर ए का ईयर एंड आ गया दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 को मिस्टर ए का क्या आ गया? ईयर एंड। ईयर एंड। अच्छा, ईयर एंड पे हमने एडजस्टमेंट करनी होती है, क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट। हाँ, ईयर एंड पे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो सब ईयर एंड पे ही होंगी। जी, क्योंकि ईयर एंड पे आपकी एनुअल रिपोर्ट बनती है। अब ईयर एंड जरूरी नहीं है कि दिसंबर हो, जून भी होता है, मार्च भी होता है। इस कंपनी का ईयर एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कब है? दिसंबर 31st। अब मुझे दिसंबर ईयर एंड पे क्या रिकॉर्ड करनी होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री। क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करूंगा ना तो उसका नुकसान अभी समझाऊंगा क्या नुकसान होगा, और एडजस्टमेंट क्यों जरूरी ये भी बता दूंगा।
क्योंकि देखो असल में अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रीपेड अभी भी क्या रहेगा आपका एसेट। प्रीपेड एसिड ही रहेगा। हाँ, जबकि कितने महीने गुजर चुके हैं? 6 महीने 6 महीने कहाँ से गुजरे भाई? अभी एक महीना। 1 महीना गुजरा है। एक नहीं 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। अच्छा हाँ, कितने महीने गुजरे? 2 महीने। अब 2 महीने का अमाउंट प्रीपेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस में। वेरी गुड। देखिए जिस तरह मैं भी कह रहा था कि हर एसेट होता है। अब जैसे उमर कह रहे थे सर हमने तो पे किया, हमारा एक्सपेंस है। मैंने कहा उमर एक्सपेंस मान सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है उसको एक्सपेंस के बजाय क्या माना जाए? एसिड। एसेट माना जाए, प्रीपेड। क्यों? क्योंकि वैसे दोनों सही है, लेकिन प्रीपेड इसलिए क्योंकि वो प्रीपेड है तो वो एसेट है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा प्रीपेड किस पे कन्वर्ट होगा? एक्सपेंस में। जैसे आप फर्नीचर लेकर आते हो, एसेट होता है, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यस सर। जैसे आप मोबाइल पे एसडी लोड करवाते हो, प्रीपेड एसेट है, कॉल्स करते हो, मैसेज करते हो, पैकेज करते हो, खत्म होता रहता है, बैलेंस किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? एक्सपेंस में। कोई भी चीज भाई, कोई भी चीज आप खरीदते हो ना, वो एसेट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको यूज करते हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में। तो दोनों चीजें उसकी। अब सुने, अब अगर अकाउंटेंट ऐसा था जिसने डायरेक्ट प्रीपेड को क्या माना था? एक्सपेंस। नहीं नहीं, ये क्या माना था पहले वाले अकाउंटेंट ने? प्रीपेड प्रीपेड मतलब एसेट, रिकॉर्डेड एज एन एसेट। अब वो ये कहेगा यार 2 महीने गुजर गए, 2 महीने पे ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी है। एनुअल रिपोर्ट में एक्सपेंस एसेट सब कुछ सही दिखाना है, गलत गलत दिखाना है? सही दिखाना है। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करता है, मिसाल दे रहा हूँ, करूंगा एडजस्टमेंट, मैंने क्रॉस कर दिया, अगर कोई एडजस्टमेंट वो नहीं करता, तो इसका मतलब है वो एनुअल रिपोर्ट में पूरा का पूरा आज भी प्रीपेड को क्या दिखा रहा होगा? एसेट। तो क्या ये एसेट सही है? आज एसेट पूरा का पूरा 60,000 का है, या 2 महीने का एसेट खत्म हो जाना चाहिए? 2 महीने का खत्म हो जाता है। यानी 2 महीने का प्रीपेड क्रेडिट करके उसको एक्सपेंस बना दे। यस सर। अच्छा, 60,000 रुपए कितने महीने का रेंट था? 6 महीने। अभी कितना टाइम गुजर गया? 2 महीने। 2 महीने। अब 2 महीने में कितना प्रीपेड एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया? 20,000। 20,000। क्योंकि 60,000 6 महीने का है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 6 10,000, और 10,000 पर मंथ है मल्टीप्लाई बाय 2। कितने महीनों का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा? 2 महीने। अच्छा, प्री रेंट एक्सपेंस डेबिट 20,000 रुपए, क्या दोबारा कैश दूंगा उसको? जाके बोलूंगा यार उसको ये बोलूंगा यार ये 20,000 रुपए का और कैश ले लो मिस्टर बी भाई, वो मेरे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मेरे फाइनल अकाउंट नहीं बन रहे यार आपकी। प्रीपेड रेंट क्रेडिट करूंगा। वेरी गुड, क्योंकि कैश तो पहले पे कर चुका हूँ, अब किसको क्रेडिट करूंगा? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट की नेचर है एक्सपेंस, ओ एसेट सॉरी, एक एसेट कम होके किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में। मैं यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए आज बड़ी कलरफुल मार्कर यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, नेचर को लिखने के लिए अलग मार्कर, एज एन एसेट या एडजस्टमेंट के लिए रेड मार्कर। तो रेंट एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस, और प्रीपेड की नेचर एसेट। अब आपने अपने एक एसेट को कन्वर्ट किया इनटू एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? यस सर। कि 2 महीने गुजर गए, अगर मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करता तो मेरे फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट जो होते हैं ना, थोड़ा सा उसका भी कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, इधर देता हूँ थोड़ा सा नीचे लिख कर ना, ताकि आप लोग की लॉजिक और क्लियर हो। तो ये मैं बता रहा हूँ, जब हम फाइनल अकाउंट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि मैंने कहा है, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ वो फाइनल अकाउंट ही है, उसकी पहली सीढ़ी एडजस्टमेंट है, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेबस के सेक्शन सी फाइनल अकाउंट की तरफ स्विच कर जाऊंगा अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाना सीखेंगे ना, तो वहां पे 2 रिपोर्ट्स बनती है। कितनी रिपोर्ट्स बनती है? 2। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आगे इसके पूरे नाम लिखूंगा। एक को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कहलाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा गौर से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 2 हेड्स आते हैं। अकाउंटिंग में 5 हेड्स है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस।
Yes, sir. Sir. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो हेड आते। अच्छा एक मिनट फरियाल, आपने कहा सर एक्सपेंस तो होगा जो हमने कर दे दिया, लेकिन 40,000 रुपए नहीं लिखेंगे। फरियाल 40,000 रुपए बच गए हैं, वो भी एसेट है, बाद में एक्सपेंस होगा। अभी समझाऊंगा आगे थोड़ा सा, मैं यही कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, सारी चीजें रिपीट क्लियर करूंगा, ठीक है फरियाल? ₹40,000 रुपए अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है फरियाल। फरियाल अभी 2 महीने गुजरे, 40,000 रुपए अभी प्रीपेड है, ठीक हो गया? अच्छा अब इधर देखिएगा, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, उसमें कितनी Profit रिपोर्टें and loss. बनानी होगी? 2 रिपोर्टें। और जो कॉमर्स वाले हैं ना, वो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। Yes, sir. ये पुराने नाम है, अब इसके नए नाम आईएएस ने चेंज कर दिए। इस पे आईएएस 1 होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आईएएस 1 होता है, और आईएएस 1 ने इनके नाम चेंज कर दिए। इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट का नया नाम क्या है? एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इधर देखिएगा, अकाउंटिंग के कितने खिलाड़ी हैं टोटल? 5 है ना? यस सर 5 है। हाँ, तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 5 के 5 खिलाड़ी नजर आते हैं। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये कहाँ जाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन में। और इन फाइनेंशियल रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, देखो लॉजिकल बात भी है। लॉजिकल बात क्या है कि भाई जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, और एक्सपेंस बोलते हैं खर्चों को। तो अपनी Yes, sir. इनकम में से अपने खर्चे माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। अगर Yes. रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट, और अगर रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा है, तो लॉस। और ये जो बैलेंस शीट बनती है ना, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फरवा, ये जो एसओएफपी आप पूछ रही है, ये जो एसओएफपी है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। ये पूरी बनाना सिखाऊंगा अगली क्लास से, काफी डिटेल चैप्टर है, इस पे आप टेंशन नहीं लें। अभी आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 रिपोर्टें बनेंगी। एक को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस आते हैं। रेवेन्यू यानी इनकम, एक्सपेंस यानी खर्चे। अकाउंटिंग के 5 खिलाड़ी है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो अपनी इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। और बैलेंस शीट बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। मैंने पढ़ाई थी इक्वेशन, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। Yes, Yes, sir. sir. या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस Liability. एक ही बात है। तो Yes, sir. बाकी 3 जो खिलाड़ी है ना अकाउंटिंग के, एसेट, तो बैलेंस शीट जब बनाते तो ये बैलेंस हो जाती है, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आखिर में बैलेंस आ जाती है। इसी इक्वेशन के मुताबिक एक तरफ सारे एसेट होते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल होता है। तो अब जो बताने का मकसद है ना, वो क्या है? वो बताने का मकसद मेरा ये था कि अगर मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करता, कौन सी वाली एडजस्टमेंट? रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट, तो मेरा पूरा का पूरा आज भी ईयर एंड पे कितना प्रीपेड नजर आ जाता? 60,000. हाँ, और मैं अपनी एसओएफपी पे पूरा का पूरा कितना प्रीपेड दिखा देता? 6 मंथ 60,000. था। 60,000। हाँ, तो वो तो गलत हो जाता ना। और मेरा Yes, sir. और ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होती तो मेरा कोई एक्सपेंस नजर आता? अगर ये 60 पूरा यहाँ चला जाता तो इनकम नहीं आता। जब मैं अपना 2 महीने का एक्सपेंस छुपा दूंगा, नहीं दिखाऊंगा, तो क्या मेरा प्रॉफिट सही आ जाता है? नो, नहीं, sir. इनकम भी गलत और बैलेंस शीट भी गलत। मेरे एसेट में 40 आएगा क्या? अब 40 आएगा, बताऊंगा ना, भी समझाऊंगा। ये तो बता रहा हूँ, ये तो गलत हो जाता। ये गलत कब हो जाता? जब मैं एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते। अगर मैं एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करता मेरे भाई, तो मेरा ये इम्पैक्ट नहीं आता। तो पूरा का पूरा आज भी हम समझते 60,000 का एसेट है, और हम आंख बंद करके 60,000 का एसेट कहाँ दिखा देते हैं? एसओएफपी पे। और जब मैं एडजस्टमेंट नहीं करता तो मेरा एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब मैं एक्सपेंस नहीं दिखाता, 0 एक्सपेंस होता, तो क्या मेरा प्रॉफिट सही आता? नहीं। प्रॉफिट भी गलत कैलकुलेट होता और मेरी बैलेंस शीट भी गलत बन जाती। तो अब Yes, sir. चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एडजस्टमेंट कर दी है, ये मिटा रहा हूँ जो गलत गलत लिखा है, हमने क्या कर दी है? एडजस्टमेंट कर दी। हाँ, तो जब हमने एडजस्टमेंट कर दी है तो इसका मतलब है अब मेरा 60,000 में से कितना प्रीपेड मैंने क्रेडिट कर दिया? ये देखो यहाँ पे 60 में 20,000. 20, तो अब मेरा प्रीपेड में कितना बैलेंस बचा हुआ है?
40,000 तो मेरा अब SOFP पे एसिड कितने हजार रुपए का जाएगा? एसिड 40,000 40 का ही जाना चाहिए ना? यस सर अच्छा, और पहली एंट्री में तो कोई एक्सपेंस नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। यस सर अभी सिर्फ ये वाली ट्रीटमेंट देखना जो मेरे उल्टे हाथ पे है। अभी ये वाली ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा जो एक्सपेंस वाली है, ठीक है? पहले सिर्फ इसको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब जब एडजस्टमेंट कर दी तो कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया? 20,000 अच्छा 20। 20,000 अच्छा, अब ये 20 + 40 60 पूरा एडजस्ट हो गया। यस सर 20 का एक्सपेंस भी हो गया, प्रॉफिट भी सही आएगा। 40 का एसिड जा रहा है, बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट को बोलते हैं, वो भी सही बनेगी। तो ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले किसने पूछा था? शायद फरियाल या फरवा, किसने पूछा था? फरवा आपने पूछा था, नहीं सॉरी फरियाल आपने पूछा था। फरियाल क्लियर हो गया आपको? ये 40,000 रुपए का इम्पैक्ट देखे मैंने यहाँ बता दिया, बिल्कुल वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो लिखेंगे, वो लिखा हुआ है, वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। क्लियर हो गया आपको? ओके गुड। अच्छा, तो अब आप देखिए जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे इम्पैक्ट सही आएंगे या गलत आ जाएंगे एडजस्टमेंट के बाद? हाँ सही अब आएंगे सर सही सर है। इसमें हाँ प्रॉफिट क्या भी निकालेंगे ना आप आगे चल के? वो तो अगली क्लास से सिखाऊंगा ना, अभी तो सिर्फ एडजस्टमेंट अच्छा, सिखा रहा हूँ, ठीक है? यानी कि इसमें लायबिलिटी भी सब निकालेंगे ना, कैपिटल सब कुछ वगैरह? होगा जो होता है, ठीक है? फिर अच्छा, सही। ये अरशद कह रहे हैं सर 20,000 रुपए कहाँ से आया? अरशद भाई, नवंबर की 1 तारीख को आपने पे किया था और दिसंबर पे आपका ईयर एंड आ गया। नवंबर और दिसंबर, इधर देखें मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा ग्राफ से भी। ये नवंबर, ये दिसंबर, ये जैन, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, ये लिख रहा हूँ N फॉर नवंबर, D फॉर दिसंबर, J फॉर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। और ये है नवंबर दिसंबर 2020 और जैन फेब मार्च अप्रैल क्या है? 2021। ये बताओ आपका ईयर एंड दिसंबर 31 पे आ गया था मेरे भाई, ठीक है? तो आपने जो 60,000 रुपए दिए उसमें 10,000 रुपए कौन से महीने के हैं? नवंबर 10,000 कौन से महीने के? दिसंबर और 10,000 आने वाले जनवरी का पे कर चुके, फेब का पे कर चुके, मार्च का पे कर चुके हैं और सर ये तो अप्रैल का। डेप्रिसिएशन के हिसाब से आप करा रहे हैं ना? देखिए डेप्रिसिएशन का हिसाब नहीं है, ये प्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ। 10,000 और डेप्रिसिएशन हुआ ना सर ये तो? देखिए डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। डेप्रिसिएशन तो हम नॉन करंट एसेट पे करते हैं, ये आप डेप्रिसिएशन क्यों मैच कर रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई? ये तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसका, अच्छा फिर सही। ठीक है? अच्छा, मैं आपको टाइमलाइन, इसको आप ये कैसे सर टाइमलाइन से आप समझा रहे हैं? मैं टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा सर अब जरा सुनिएगा। तो ये 20,000 रुपए अरशद भाई यहाँ से आया था। नवंबर और दिसंबर के 10,000 रुपए गुजर चुके हैं। आज हम ईयर एंड पे मौजूद हैं। हमने नवंबर में 60,000 रुपए पे किए थे। उस 60,000 में से कितने पैसे हमारे एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो चुके 2 महीने बाद? 20,000 हाँ, और कितना अभी भी एसिड बचा हुआ है? 40,000 वेरी गुड। तो ये 20,000 रुपए आपका जा रहा है SOPL। SOPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये 40,000 रुपए कहाँ जा रहा है? SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट। मेरा ख्याल है अब ये कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर हो जाना चाहिए सबको। यस जी सर। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ट्रीटमेंट वो की जो सारी क्लास कह रही थी। फाखरा, आर यू देयर? यस सर। गुड। फाखरा ने ये कहा था कि सर हम इसको रेंट एक्सपेंस भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा था यस यू आर राइट। अनदर ऑप्शन, अनदर ऑल्टरनेट वी हैव, इंस्टीड ऑफ प्रीपेड वी कैन रिकॉर्ड इट डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अभी बीच में हमारा क्या आ जाएगा? ईयर एंड। वेरी गुड। बीच में क्या आ जाएगा? ईयर एंड। तो हमें पता है कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास ईयर एंड पे किसका सहारा मौजूद होता है? जो वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये किसका सहारा? एडजस्टमेंट का। तो हम ईयर एंड पे इसको एडजस्ट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, फाखरा अगर अकाउंटेंट थी तो उन्होंने तो इनिशियली पूरा का पूरा 60,000 रुपए किसके तौर पे रिकॉर्ड कर दिया था? एक्सपेंस। अब अगर फाखरा ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करती है तो ये पूरा का पूरा 60,000 रुपए
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला जाएगा। यस सर। अब अगर वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चले, मैं यहाँ दोबारा नीचे लिख के भी समझाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं इसको बड़ा स्लो ट्रैक में, और शुक्र है कि आज हमारे पास क्लास भी थोड़ी सी मतलब 1:30 बजे तक की है, तो हम इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर कर जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब फाखरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाएंगी और अगर वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगी, ये तो गलत हो जाएगा, वो मैं एडजस्टमेंट करवाऊंगा, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगी तो आपको पता है ये जो एसओपीएल में कितनी चीजें होती है? 2 चीजें, रेवेन्यू और एक्सपेंस। एक्सपेंस। अगर फाखरा कोई एडजस्टमेंट नहीं करती तो आप मुझे बताएं ये पूरा का पूरा 60,000 रुपए कहाँ पर चला जाए? एक्सपेंस में चला जाएगा। एक्सपेंस में चला जाता। एसओपीएल में पूरा का पूरा कितना रिकॉर्ड हो जाता? 60,000। और एसेट में कुछ नजर नहीं आता। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल गलत हो जाता। यस सर। तो अब चूंकि एडजस्टमेंट का सारा, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो पूरा 60,000 रुपए एक्सपेंस चला जाता, प्रॉफिट भी गलत आ जाता, बैलेंस शीट भी गलत हो जाती। अब हम इसकी क्या करेंगे ईयर एंड पे? ईयर एंड पे हमारा लॉस हो जाता है फिर। हाँ, लॉस हो जाता, हमारा एक्सपेंस ज्यादा आ जाता ना, लॉस ज्यादा आ जाता, ठीक है, प्रॉफिट कम आता, ठीक है। लेकिन हम ईयर एंड पे इसकी क्या कर देंगे? अब एडजस्टमेंट कर देंगे। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अब देखो, हम ये बोलेंगे यार कि हमने पूरा का पूरा अमाउंट क्या मान लिया था शुरू में? एक्सपेंस। जब ईयर एंड पे पहुंचे तो हमें पता लगा कि भाई ईयर एंड पे तो अभी एक्सपेंस आपका सिर्फ कितने महीनों का हुआ है? 2 महीनों का। 2 महीने का, क्योंकि अभी तो सिर्फ नवंबर और दिसंबर गुजरा है, तो आपने तो 4 महीने का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है। आपने कितने महीने का एक्सपेंस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया है? 4 months। 4 महीने का। अब 4 महीने का एक्सपेंस रिवर्स होके एसेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 4 महीने का जो आपने पे किया हुआ है वो आपका एसेट है ना आज। तो अब एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा, एसेट डेबिट हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ 2 महीने से नहीं बनेगी, वहां 2 महीने से बनी थी, यहाँ एंट्री कितने से बनेगी? 4 महीने से। क्योंकि वहां प्रीपेड रिकॉर्ड था और प्रीपेड आपका कितने महीने का खत्म हुआ था? 2 महीने का। लेकिन यहाँ क्या रिकॉर्ड है? 4 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड है ना, लेकिन एक्सपेंस तो 2 महीने का होना चाहिए। कितने महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है पूरा का पूरा? 6 महीने का। वेरी गुड। 6 महीने में से कितने महीने का एक्सपेंस रिवर्स होके एसेट बन जाएगा? 4 महीनों का। तो 4 महीने का 40,000 रुपए आएगा, पर मंथ 10,000 रुपए लिया था मैंने। यस सर। यानी कि आपने 4 महीने का प्रीपेड रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस को रिवर्स किया। अब चलते हैं नेट इम्पैक्ट, सेम आएगा बिल्कुल। देखिएगा आप, पहले आपने कितना एक्सपेंस डेबिट किया था इनिशियली फाखरा ने? सारा का सारा 60,000। लेकिन ईयर एंड पे उनको एहसास हो गया नहीं यार ये तो एक्सपेंस सारा रिकॉर्ड हो गया है, अभी तो 2 महीने गुजरे, तो 2 महीने का होना चाहिए। 60,000। 60 पहले रिकॉर्ड किया था, बाद में कितना रिवर्स कर दिया उन्होंने? 40,000। 60 में से 40 का एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, तो अब एक्सपेंस कितना बच गया जो पीएनएल पे जा रहा होगा? 20,000। अब आप देखो, आप लोगों की ट्रीटमेंट के मुताबिक भी आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सपेंस कितना जा रहा था? यहाँ देखो ये 50,000। रेंट जो है कोई कम हुआ ना, प्रीपेड क्या हुआ? प्रीपेड रेंट कम हुआ ना, यहाँ पे भी 60 से 40 पे आ गया, तो वो 60 से क्रेडिट नहीं होगा। नहीं, तो प्रीपेड तो रिकॉर्ड ही नहीं था, कम नहीं हुआ, प्रीपेड तो रिकॉर्ड ही नहीं था, सारा का सारा किसके तौर पे रिकॉर्ड किया यहाँ पे? एक्सपेंस के तौर हाँ, पे। अब हम ये वाली ट्रीटमेंट थोड़ी कर रहे हैं जो इस तरफ हुई हुई है, ये वाली ट्रीटमेंट तो खत्म हो गई। या तो एक ट्रीटमेंट ये की है, ये तो जब पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो उसको कोई प्रीपेड बना था? नहीं। तो अब आप ये बताओ ईयर एंड पे कितने महीने का प्रीपेड बाकी है? ईयर एंड पे तो 40 का बाकी है। 4 महीने का ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो वो रिकॉर्ड इसीलिए तो किया है ताकि हमारा बैलेंस शीट पे एसओएफपी पे 4 महीने का क्या जा सके? प्रीपेड। अगर मैं सिर्फ इस एंट्री पे जाता तो प्रीपेड था ही नहीं, अगली एंट्री पे मैंने कितने से प्रीपेड डेबिट किया है? सर वही तो, यहाँ पे प्रीपेड डेबिट क्यों हुआ? लेकिन 60 से तो वो कम ही हो रहा है ना। 60 से क्या चीज? इसमें 40। एक मिनट रुक जाए, पहले एक आंसर देने। 60 से क्या कह रही है आप जासरा?
सर प्रीपेड हमारा वैसे तो मतलब हमारा जो टोटल एसेट था वो तो 60,000 था। अच्छा लेकिन कितने अब महीने, एक मिनट ये बताओ, 60,000 आपने पूरा पहले एसेट बनाया था या एक्सपेंस बनाया था? वो हमने एक्सपेंस बनाया था यहाँ एक्सपेंस पे। बनाया था। अभी इधर देखिएगा, दोबारा टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये नवंबर और ये दिसंबर, 2 महीने आपके गुजर गए। यस सर। अच्छा 2 महीने गुजरने के बाद ये 2020 के थे, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है दिसंबर 31 पे? ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे आपको क्या बनाने हैं अपने? एडजस्टमेंट अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ठीक है, यस। और उसमें एडजस्टमेंट भी करनी है। लेकिन अभी भी कितने महीने का आपका एडवांस गया हुआ है? 4 महीने का। 2021 का, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपए पर मंथ 4 महीने का है, ये एसेट है या नहीं? सर ये एसेट तो है। अच्छा एक मिनट आगे नहीं बोलिएगा, एसेट तो है। ओके। एसेट कहाँ जाता है? एसेट कहाँ जाता है? SOFP, बैलेंस शीट। हाँ। और ये जो 10,000 रुपए नवंबर का था और 10,000 रुपए दिसंबर का था, ये एक्सपेंस हो चुका है, ये SOPL में जाना चाहिए। यस सर। हमने यहाँ टोटल कितना अमाउंट पे किया था? 60। अच्छा अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि 60,000 पूरा का पूरा इस वाली अप्रोच के मुताबिक एज एन क्या रिकॉर्ड हो गया था? एक्सपेंस। एक्सपेंस। अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता तो कोई प्रीपेड नजर आता आपको? नहीं आता। तो पूरा का पूरा एक्सपेंस कहाँ चला जाता? यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसमें कौन सी वाली रिपोर्ट पे चला जाता है एक्सपेंस? SOPL में। हाँ तो प्रॉफिट सही आता, 60,000 रुपए एक्सपेंस हो जाता, तो क्या 60,000 रुपए नहीं पूरा? नो सर, अभी 60 में से कितना एक्सपेंस हुआ है? 20,000। भी 20,000 हुआ। हाँ तो इसका मतलब है कितना एक्सपेंस ज्यादा डेबिट हुआ हुआ है इस वक्त? 40,000। जितना ज्यादा 40,000 एक्सपेंस डेबिट हुआ उसको हमने रिवर्स कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ताकि 60 में से 40 कम होके कितना एक्सपेंस बच जाए आपका? 20,000। 60 में से 40 कम होके कितना बच जाए? 20,000। 40 थोड़ी बचेगा, 60 में से 40 माइनस करेंगे तो जासरा 20 बचेगा। 20,000 रुपए का एक्सपेंस चला गया। ये देखिए मैंने यहाँ शो किया नीचे, यस। ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये जो नीचे में शो कर रहा हूँ ये नहीं बनाना होता, खाली एंट्री बनानी होती है। दूसरा ये बताएं, अगर अब मेरा कितने महीने का प्रीपेड गया हुआ है एडवांस, कितने महीने का? दिसंबर के बाद 4 महीने का। तो 4 महीने का प्रीपेड इसीलिए डेबिट किया। अगर मैं ये डेबिट नहीं करता तो मेरा एसेट ही नहीं आता, एसेट तो रिकॉर्ड ही नहीं था। अब क्लियर हो गया? यस सर। जी जासर आपको क्लियर हो गया? यस सर थोड़ा हो गया। बाकी आपको क्लियर? और कोई सवाल, कोई बीच में कोई सवाल पूछ रहा था? अब पूछो, कौन सवाल पूछ रहा था? कौन स्टूडेंट था? सर क्लियर है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, गुड। अच्छा तो आप देखिए, बताने का मकसद ये है कि एक अकाउंटेंट वो था जिसने पूरा का पूरा 60,000 रुपए इनिशियली जब पे किया था तो किसके तौर पे रिकॉर्ड कर लिए थे? इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। लेकिन दूसरा अकाउंटेंट हमारे पास ऐसी मौजूद थी जिन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट शुरू में नवंबर की पहली तारीख को क्या रिकॉर्ड कर लिया था? एज एन एक्सपेंस। मैंने कहा दोनों तरीके एक्सेप्टेबल थे। क्यों? मुझे पता था अभी बीच में क्या आना है हमारा, ईयर एंड। और ईयर एंड पे लास्ट भी हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट अकाउंट। और उस वक्त जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो दोनों सिचुएशन के बाद रिजल्ट सेम हो जाएंगे। और आप देखिए सेम हो गए। मैंने 60,000 रुपए में से 20,000 रुपए का प्रीपेड खत्म कर दिया पहली एडजस्टमेंट में, तो मेरा प्रीपेड कितना बच गया था? 40। 40,000। और 40 होना भी चाहिए क्योंकि आगे 4 महीने का एडवांस गया हुआ है। और कितने महीने गुजार चुके हैं हम लोग? 2 महीने। तो एक्सपेंस कितना जाना चाहिए था? 20,000। तो देखें एक्सपेंस हमने 20,000 रुपए ही दिखाया है। ये देखें पहली वाली एडजस्टमेंट पे 20 का एक्सपेंस, 40 का एसेट, ऐसा ही है। अब आ जाओ, अगर हमने सारा एक्सपेंस बना दिया था तो भी टेंशन नहीं है। 2 महीने बाद हमने बोला यार 4 महीने का एक्सपेंस तो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, उस 4 महीने के एक्सपेंस को क्रेडिट किया। क्योंकि पहली जो आप जासरा कंफ्यूज हो रही है, आप फिर से सुन लें, पहली एडजस्टमेंट पे यहाँ पे हमने कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, एसेट तो रिकॉर्ड ही नहीं है, एसेट तो अब रिकॉर्ड करना है। और अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो जितने महीने का एसेट बाकी है उतने महीने का रिकॉर्ड करेंगे। 4 महीने का बाकी है, 4 महीने का एसेट रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस क्रेडिट किया, तो एक्सपेंस भी 20,000 रुपए आ गया, जो कि सही बात है, 2 महीने का जाना चाहिए। और 4 महीने का एडवांस गया हुआ है वो प्रीपेड, यानी सर इसमें प्रीपेड रेंट बढ़ रहा है ना, तो सर बढ़ गया ना 40,000। 40,000 से बड़ा नहीं है, इसीलिए बढ़ने नहीं है, बड़ा नहीं है, मतलब प्रीपेड हमने बचा हुआ रिकॉर्ड है, नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बस हम वो लिख रहे हैं। रिकॉर्ड किया। यस सर। जी 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 ठीक है। अब मेरी बात सुने,
देखिए ट्रीटमेंट चाहे एज एन एक्सपेंस वाली थी, प्रीपेड चाहे शुरू में रिकॉग्नाइज करना एज एन एसेट वाली थी, एडजस्टमेंट के बाद रिजल्ट बिल्कुल सेम हो गए। आप देख सकते हैं मैंने टिक किए हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट यहाँ पे कितना एक्सपेंस जा रहा है पहली ट्रीटमेंट में एज एन एसेट वाली में? 20। और एसेट कितना जा रहा है? 40,000। लॉजिकल भी ये 2 महीने गुजर गए, 2 महीने का एक्सपेंस दिखा दो, 4 महीने का एसेट दिखा दो प्रीपेड। फाखरा वाली एडजस्टमेंट एज एन एक्सपेंस माना था उन्होंने, एडजस्टमेंट करने के बाद उनके मुताबिक भी अब एक्सपेंस कितना जा रहा है जो जाना चाहिए 2 महीने का? 20,000। और 4 महीने का भी एडवांस गया हुआ है, तो 4 महीने का एडवांस कितना जा रहा है बैलेंस शीट पे एसेट? 40,000। सबको क्लियर हो गया ये? यस जी फाखरा आपको भी क्लियर हो गया आपका पॉइंट? यस सर। गुड। तो देखिए बात ये है मेरे भाई कि आफ्टर एडजस्टमेंट आपके रिजल्ट सेम हो जाते हैं। मैं कभी कभी जो ना जी सिस्टर रीटा आपने क्वेश्चन कुछ पूछना है? हैंड रेज किया है आपने? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि आपने यहाँ बताया कि यहाँ पे प्रीपेड रेंट है और वहाँ पे एक्सपेंस, जी दोनों तरीके से बताया, लेकिन सिर्फ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जब हम जर्नल एंट्री करेंगे और लेजर प्रिपेयर करेंगे और ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल इसमें किस तरह इसको डिफाइन किए? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये 60,000 पहली ये प्रोसेस समझाऊंगा एज एन एसिड वाली से पहले, ठीक है? तो अगर आपने पहले जर्नल एंट्री में प्रीपेड को 60,000 से डेबिट किया नवंबर की पहली तारीख को, राइट? जब हम कोई चीज डेबिट करते हैं तो वो अल्टीमेटली लेजर में चली जाती है, जर्नल एंट्री से लेजर में। हम रियल लाइफ में तो जब अकाउंटिंग करते हैं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, हम एंट्री सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वो खुद ही लेजर में चली जाती है। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में हम लेजर बनाते हुए इसको डेबिट करेंगे और फिर 2 महीने बाद एक और एंट्री बनेगी, क्योंकि लेजर आपका क्लोज नहीं हुआ होता, ईयर एंड पे जाके एक ट्रायल बैलेंस आता है, तो हम जब ये प्रीपेड को क्रेडिट करेंगे वो उसी लेजर में क्रेडिट होगा। तो उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस आएगा ना ईयर एंड का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है आफ्टर एडजस्टमेंट, तो उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड अल्टीमेटली 60 आएगा, सॉरी 40 आएगा। 40 कैसे आएगा? आपने डेबिट कितना किया होगा पहले प्रीपेड को? डेबिट 60 से, डेबिट 60, और ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करते वक्त प्रीपेड को कितने से क्रेडिट कर दिया? 40 से। नहीं यहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट 20 से। हाँ 20 से ना, ये वाली एडजस्टमेंट 20 से क्रेडिट किया। देखिए अच्छा एक चीज में रखिएगा, या तो एक वक्त में ये वाली पॉसिबिलिटी होगी या ये वाली, दोनों एक साथ नहीं चलेगी। 1 बाय 1 समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, जब आपने 60 डेबिट किया इनिशियली और एडजस्टमेंट करते वक्त उसी लेजर में 20 क्रेडिट कर दिया, तो अब लेजर का बैलेंस कितना बचा होगा नेट ऑफ करके? 40। देखिए वो 40 हमारा ट्रायल बैलेंस में आता है, और जब मैं कल आपको इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगली क्लास में, तो वहाँ ट्रायल बैलेंस ही दिया जाएगा आपको, और उस ट्रायल बैलेंस को देख के हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वहाँ ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टेड फिगर होगी वो कितनी हो जाएगी फिर? 40, और 40 हम ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे एसेट के तौर पे। इसी तरह अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो पहली वाली एंट्री में यहाँ पे एज एन एसिड वाली में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट करते वक्त कितना एक्सपेंस डेबिट हो गया? ये वाला एक्सपेंस 20। तो ये 20 का एक्सपेंस लेजर में जाएगा यहाँ से, और लेजर से ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और फिर ट्रायल बैलेंस को सामने रख के जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये 20,000 फाइनल अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा, राइट? और यही ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हुई हुई है। यहाँ पे किस तरीके से हुई हुई है कि यहाँ बजाय प्रीपेड के पहले एक्सपेंस डेबिट हुआ, एडजस्टमेंट के वक्त एक्सपेंस क्रेडिट होके कम हो गया। अब जब लेजर बनेगा रेंट एक्सपेंस का, उसमें डेबिट 60 है, क्रेडिट 40 है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो लेजर से बैलेंस आएगा वो 20,000 आएगा एक्सपेंस का। वो 20,000 देखे यहाँ हमने दिखा दिया फाइनल अकाउंट में। और क्योंकि यहाँ कोई एसेट तो रिकॉर्ड नहीं किया था पहली एंट्री में, लेकिन यहाँ पे एसेट रिकॉर्ड किया, प्रीपेड 40,000 एक ही एंट्री बनी है, तो ये 40,000 डेबिट हुआ, तो ये लेजर में जाएगा 40,000, और 40,000 लेजर में जाने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस में भी 40,000 आएगा प्रीपेड, और ट्रायल बैलेंस से फिर ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे 40 जाएगा। इज दैट क्लियर?
यस यस, थैंक यू। ओके गुड। अच्छा भाई, ये मेरा ख्याल है इनका एक बहुत अच्छा सवाल था, वैलिड क्वेश्चन था, जिससे फर्दर अगर जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं तो उनको फर्दर क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इसके आफ्टर इम्पैक्ट आएंगे, सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट। ठीक है, तो भाई ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली आपको प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट, अभी ये कंटिन्यू है प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट, इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके चलूंगा अभी अगली स्क्रीन पर। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है प्रीपेड का? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब हम जा रहे हैं इसी चीज को आगे बढ़ाने। अच्छा, मैंने चैप्टर के नाम के साथ कितनी बातें लिखी है? एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स। हाँ, तो अभी मैंने सिर्फ कौन सा वाला पार्ट पढ़ाना शुरू किया हुआ है? प्रीपेमेंट। अभी प्री पेमेंट का एक और पार्ट है वो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक्रूअल पढ़ाऊंगा, राइट? ओके सर। अच्छा, अब प्री पेमेंट का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है मेरे भाई, ये प्री पेमेंट किसने की थी? मिस्टर ए। तो ये पैसे किसी ने रिसीव किए होंगे ना? मिस्टर बी ने। अब हम किसकी बुक में अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं? मिस्टर बी। वेरी गुड। मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट समझाऊंगा इंशाल्लाह। स्क्रीन मैंने चेंज कर दी, आपको नजर आ रहा है? यस सर। रेड मार्कर से यार अभी अबरार आप देखें, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो काइंडली, ये तहजीब के खिलाफ होता है कि आप क्लास को डिस्टर्ब करो। अबरार सॉरी सर, माइक खुला रह गया था। देखें, बाकी स्टूडेंट जो सर नॉन ये कॉमर्स हो रहा वाले, यही है सर, यहाँ पे हो रहा यही है। नॉन कॉमर्स ये लोग वाले तो पढ़ डिस्टर्ब लिए होते हैं। ये लोग पढ़ लिए मगर हम लोग जी, पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मुर्तुजा मैंने सर आप क्लास इससे छोड़े, पहले भी इनको हुआ, लेने मैंने दें। 10 बार समझाया, समझ में नहीं आता इन लोग। आपको हाँ। सेपरेट करना चाहिए था। अच्छा, मैं फिर अच्छा, बोल रहा हूँ ये बात। देखिए सेपरेट मेरा ये काम हम नहीं लोग था का तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड भी, हम लोग का मसला ये भी मेरे सेक्शन है हम भाई। लोग का। सेपरेट परेशान कर दिया इन्होंने सर। सेपरेट हमारा डिसीजन नहीं है, आईसीएमए का डिसीजन है, हमें तो खुद सेपरेट में गलत हो फायदा गया, है। ऐसे में आना पड़ेगा यानी कि हम लोग को। मेरे भाई इधर आ नहीं जाओ। सर आप क्लास छोड़ दें, इनको लेने दें। प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। सर आप आराम से हो जाए, ओके टू क्लास छोड़ दें। बी कंटिन्यू, प्लीज बी साइलेंट, नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। देखिए आप लोग ज्यादा एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करें। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने एक्स्ट्रा बोला था तो मैंने खुद उसको जो है ना वो पॉइंट आउट कर दिया था, वो समझ गया है। ठीक है, आप लोग साइलेंट हो जाए। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है? मिस्टर बी। यहाँ पे अगले पेज पे क्या लिखा हुआ था? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने प्री पेड किया था ना? मिस्टर बी ने एडवांस में रिसीव किया है। यस सर। तो मैं लिख रहा हूँ रिसीव इन एडवांस। क्या लिख रहा हूँ? रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस। एक बंदा पे करता है तो दूसरा बंदा रिसीव करता है। वेरी गुड। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताएगा कि नवंबर की 1 तारीख को मिस्टर बी ने रिसीव इन एडवांस किया है, पैसे मिले हैं उनको, रेंट मिला है 6 महीने का एडवांस। कोई बताएगा मिस्टर बी ने क्या एंट्री बनाई होगी? सर कैश डेबिट किया होगा। वेरी गुड। और प्रीपेड रेंट क्रेडिट? नहीं, प्रीपेड रेंट नहीं होता। कोई टाइटल कहेगा? अकाउंट रिसीवेबल? नहीं, अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता। कोई और टाइटल कोई और कहेगा? रिसीव इन एडवांस या रिसीव इन एडवांस तो नहीं होता, अनअर्न्ड कह सकते हैं। ओके अबरार, अनअर्न्ड कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सुनिएगा आप लोग, नवंबर, हाँ इधर देखिएगा, नवंबर की 1 तारीख कौन सी तारीख है? नवंबर 1। ठीक है, मैं बताऊंगा इसकी क्या क्या एंट्री बन सकती है। यहाँ पर भी 2 पॉसिबल वे हैं। मैंने कहा नवंबर की 1 तारीख 2020, मिस्टर बी ने अपनी बुक में कहा कैश डेबिट। कैश तो मिला है ना उनको? यस। कितना कैश मिला है? 60,000। अच्छा, एक टाइटल होता है अनअर्न्ड रेंट। क्या होता है? अनअर्न्ड रेंट। हाँ, अनअर्न्ड का मतलब होता है ये भी कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया, हलाल नहीं हुआ, ये लायबिलिटी है। ये क्या है? भाई कोई बंदा आपको एडवांस दे दे, पहले दिन आपने उसको सर्विस नहीं दी, मैं किसी के घर पे ट्यूशन पढ़ाने चला गया, पहले दिन मुझे एडवांस में फीस मिल गई, क्या वो पैसे मेरे हलाल हो गए? नहीं। वो मेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी। अनअर्न्ड। उसका टाइटल क्या होता है? अनअर्न्ड। हाँ,
अर्न का मतलब हलाल, अनअर्न का मतलब हलाल नहीं हुआ, अनअर्न रेंट। इसकी नेचर क्या है? लाइबिलिटी। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी नेचर है लाइबिलिटी। कैश डेबिट, कैश आया, तो इसका मतलब है वन ऑफ द पॉसिबल वे है मिस्टर बी रिकॉर्ड करें रिसीव इन एडवांस को, इनिशियली इट कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ लाइबिलिटी। यस। जी, कोई और किसी के जहन में एंट्री आ रही है फाखरा, या आपके जहन में या किसी और के जहन में कोई और एंट्री आ रही है इसकी? कैश डेबिट करके कुछ और भी क्रेडिट कर सकते थे। आउटस्टैंडिंग सर। इनकम, वेरी गुड। इनकम किसने कहा? ये इनकम सर 2 बंदों ने कहा था। आप काशिफ, आपने भी कहा था? जी। ओके, काशिफ जो है हमारे फ्रॉम नॉर्थ सेक्शन और सेक्शन ए, काशिफ ने कहा सर मेरे जहन में तो एंट्री ये आ रही है, अगर मैं अकाउंटेंट होता मिस्टर बी का, तो काशिफ बोल रहे हैं कि मैं एंट्री क्या बनाता? कैश डेबिट, कैश तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश डेबिट। कैश कितने से डेबिट करता? 60,000। अब काशिफ बोला सर हमने तो देखो अपनी ऑफिस को किराए पे दिया है, हमने उसको अपना ऑफिस रेंट पे दिया है, वो रेंट हमें मिल रहा है। जब हम किसी को घर किराए पे दे तो हम बोलते हैं रेंट इनकम। अजान हो रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, अजान हो रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आ रही है। ओके गुड, अजान हो गई है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैश तो डेबिट होगा, कैश तो आया है, लेकिन जो काशिफ अकाउंटेंट थे, काशिफ ने बोला सर मैं तो नॉन कॉमर्स हूँ और मैंने भी इतनी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तो ये तो रेंट हमें मिल रहा है, और रेंट अगर मिलता है तो हमारी इनकम होती है। तो उसने कौन से टाइटल को क्रेडिट कर दिया? कौन से टाइटल को क्रेडिट कर दिया? रेंट इनकम। रेंट इनकम। तो ये रेंट इनकम अभी ठीक है, मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, दोनों तरीके जायज है, क्योंकि हमारे पास ईयर एंड पे किसका सहारा मौजूद है? एडजस्टमेंट का सहारा मौजूद है ना। तो इन्होंने पूरी की पूरी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी एज एन रेवेन्यू। हाँ, एज अ रेवेन्यू या एज एन इनकम। एज अ रेवेन्यू भी कह सकते हैं, एज एन इनकम, राइट? इनकम रेवेन्यू को ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो अब बात ये है कि मिस्टर काशिफ ने पूरे के पूरे पैसे किसके तौर पे रिकॉर्ड कर दिए? रेवेन्यू के तौर पे।
Yes, sir. और हमने बोला था नहीं ये तो पैसा भी एडवांस मिला है, ये पैसा हलाल थोड़ी हुआ है पहले दिन, ये तो हमारे लिए क्या है अभी पैसा। Liability. हाँ, ये कितने महीने में इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 महीने। यानी हर महीने कितना अमाउंट इनकम में कन्वर्ट होता रहेगा? 10,000. हाँ, लेकिन हमने बोला कोई मसला नहीं है, ईयर एंड पे। का रेंट होता जाएगा। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जितने महीने का रेंट होता जाएगा वो हमारी इनकम बनती जाएगी। बिल्कुल। सज्जाद बोल रहे? ओके हुनैद, तो जैसे जैसे आपकी इनकम टाइम गुजरता रहेगा लाइबिलिटी कन्वर्ट होती रहेगी इनटू इनकम, सही है। अच्छा, अब भाई 2 महीने बाद सपोज कर लेते मिस्टर बी का भी क्या आ जाता है दिसंबर पे, सपोज करें ईयर एंड हो जाता है। ईयर एंड पे मिस्टर बी को भी क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, एडजस्टमेंट ना, जिस तरह यहाँ पे हमने ईयर एंड पे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की थी, अब मिस्टर बी को भी ईयर एंड पे क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? Adjustment accounting. एडजस्टमेंट अकाउंटिंग। एडजस्टमेंट कहते हैं अगर मिस्टर बी ईयर एंड पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या उनके फाइनल अकाउंट सही बनेंगे? नो अच्छा, फरवा आप कह रही है कि लाइबिलिटी कैसे हुई है सर? फरवा, जो पैसे आपको एडवांस में कोई देके जाएगा ना, जब तक आप उसको सर्विस नहीं दोगे, जब तक आप उस पैसों के अगेंस्ट जो बेनिफिट उसको देने वो पूरे नहीं दोगे, तो वो पैसा लाइबिलिटी रहता है। जैसे मैंने मिसाल दी, मैं कहीं पढ़ाने गया, मुझे एडवांस में पैसे मिल गए, तो वो पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो हमने उससे एडवांस रिसीव कर लिया, 6 महीने का टाइम भी गुजरा नहीं है, इसलिए वो लाइबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि ईयर एंड पर, गुड, ईयर एंड पर अगर मिस्टर बी कोई एडजस्टमेंट परफॉर्म नहीं करते तो क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट आज भी किसके तौर पे नजर आ रही होगी फिर? लाइबिलिटी। जी, जिस तरह अभी उन्होंने सवाल किया था सिस्टर रीटा ने, तो मैंने बताया कि हम इसकी इम्पैक्ट दिखा रहे होते हैं। तो भाई अगर मैं कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, तो ये मेरे पास अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड रेंट, लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्रेडिट होती है लाइबिलिटी, क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुई 60,000 रुपए, तो ये जर्नल से लेजर में चली जाएगी 60,000 रुपए, और लेजर से ट्रायल बैलेंस पे कितने की लाइबिलिटी आ जाएगी फिर? 60,000 रुपए। और हम लाइबिलिटी को बैलेंस शीट पे दिखा देंगे कितने से? 60,000 से। तो हम सही दिखाते थे गलत दिखा देते? गलत दिखा देंगे सर। हाँ, क्योंकि मसला ये है कि ईयर एंड पे कितने महीने की लाइबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए? 2 महीने की। 2 महीने की, क्योंकि 2 महीने की लाइबिलिटी अब किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? कम में। एक्सपेंस। एक्सपेंस में थोड़ी भाई, इनकम में। इनकम। इनके लिए तो इनकम है ना भाई। 2 महीने की लाइबिलिटी खत्म कर दूं? Yes, sir. लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, यस सर। अनअर्न्ड रेंट यानी लाइबिलिटी डेबिट, 2 महीने के कितने पैसे डेबिट हो जाएंगे? 20,000 रुपए। ये 2 महीने के 20,000 रुपए लाइबिलिटी खत्म होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेंट, इनकम, Income. वेरी गुड। अनअर्न्ड डेबिट, रेंट, इनकम, क्रेडिट। अब जरा एक बात सुनिएगा गौर से, ये जो हमने एडजस्टमेंट परफॉर्म की, इस एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास क्या इम्पैक्ट आएंगे वो देखने हैं। पहले मैं इसकी नेचर लिख दूं सबकी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये अनअर्न्ड रेंट की नेचर क्या है? लाइबिलिटी। रेंट इनकम की नेचर क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? जिस तरह मैंने वहां पर भी लिखी होगी नेचर। यस, गुड। अब जरा इधर आ जाओ, ये बताओ, जब हम क्या मिस्टर बी अपने क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें ये भी 2 रिपोर्टें बनाएंगे। कौन सी 2 रिपोर्टें? SOPL, SOFP। यस। अच्छा, SOPL में कितने खिलाड़ी आते हैं, कितने हेड्स आते हैं? 2। Revenue expense. हाँ, और SOFP में कितनी चीजें आती है? एसेट Asset liability. Income. कैपिटल। ये 5 खिलाड़ी आ गए और अकाउंटिंग के capital. फाइनल अकाउंट। अच्छा, अब आप देखें,
अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करता ना तो पूरे के पूरे 60,000 रुपए वो कहाँ दिखा देता, लायबिलिटी जो कि गलत हो जाता। भाई ये बताओ इसको कितने महीने का एडवांस मिला था मिस्टर बी को? 6 महीने का 6 महीने में से कितने महीने गुजर चुके हैं? 2 महीने तो अब कितने महीने बाकी रह गए? 4 महीने तो इसका मतलब है अब जो एडवांस है आपके पास वो कितने महीने का पड़ा हुआ है? 4 महीने। और 4 महीने में कितना एडवांस होता है 10,000 के हिसाब से? 40,000 अब आप देखिए एक चीज गौर से देखिएगा, इधर देखिए कि आपने पहले लायबिलिटी कितने से क्रेडिट की थी? 60,000 60,000। जब आपने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की तो लायबिलिटी कितने से डेबिट कर दी? 20,000 हाँ, 60,000 में से कितनी लायबिलिटी खत्म हो गई? 20,000 तो जब लेजर बनेगा इसका अनन रेंट का तो वहां पे 60,000 क्रेडिट हुआ होगा, 20,000 डेबिट हुआ होगा। अब लायबिलिटी कितनी बच जाएगी लेजर में? 40,000 वो वहां से लायबिलिटी जाएगी ट्रायल बैलेंस में, जिम्मल हुआ है मोहम्मद इनिश से कितनी जाएगी लायबिलिटी? 40,000 रुपए। यस और वो 40,000 रुपए की फिर लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस से जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो लायबिलिटी चूंकि बैलेंस शीट पे जाती है एसओएफपी पे, तो 40,000 रुपए की लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? यस सर ठीक है। अच्छा ये बताओ कितने महीने गुजर चुके हैं? 2 महीने 2 महीने। 2 महीने गुजरने के बाद कितना अमाउंट आपका हलाल हो गया? 20,000 तो 20,000 रुपए आपकी इनकम स्टेटमेंट पे रेवेन्यू जानी चाहिए, इनकम जानी चाहिए। यस सर अच्छा, जब आप देखिए पहली एंट्री आपने रिकॉर्ड की, ये वाली लायबिलिटी वाली बता रहा हूँ, एज अ लायबिलिटी की ट्रीटमेंट, तो पहली एंट्री में आपने कोई इनकम रिकॉर्ड की थी? नहीं। लेकिन एडजस्टमेंट करते वक्त आपने इनकम रिकॉर्ड की है? कितनी इनकम रिकॉर्ड की है? 20,000 अब आप देखिए 20 + 40 = 60। जिस तरह यहाँ पे दोनों सिचुएशन पे हो रहा था, 20 + 40 = 60, 20 + 40 = 60। अब चूंकि मिस्टर ए का वो एक्सपेंस था, एक बंदे का एक्सपेंस दूसरे बंदे की इनकम होता है, ये बात पता है आपको? आप लोग आईसीएमए को फीस देते हैं, वो आप लोगों का क्या होता है? एक्सपेंस। लेकिन आईसीएमए की क्या होता है? इनकम। इसी तरह आईसीएमए हमें पे करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमारी इनकम है। तो आईसीएमए के लिए वो क्या है? एक्सपेंस। तो इसी तरह देखो जो 20,000 रुपए मिस्टर बी की रेवेन्यू इनकम है, वही 20,000 रुपए आप देखो मिस्टर ए का क्या था? और एक बंदे का ऐसे दूसरे बंदे की क्या होता है? लायबिलिटी। एक बंदे का ऐसे दूसरे बंदे की लायबिलिटी। इधर देखो इसका मिस्टर ए का एसेट कितने का है? 40,000। देखो मिस्टर बी की लायबिलिटी कितनी है? 40,000। वो कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने, ये कंफर्म बात होगी, अभी आईसीएमए को फीस देना बाकी है, होते ना कुछ स्टूडेंट जिनकी फीस रह गई है। यस सर। अच्छा, अब आपको फीस अगर पे करनी है तो वो फीस आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। हाँ, और आईसीएमए के लिए रिसीवेबल है, यस। यानी आईसीएमए का एसेट है। यस। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी ट्रीटमेंट। अकाउंटेंट अगर काशिफ था तो काशिफ ने सारे के सारे पैसे किसके तौर पे रिकॉर्ड कर दिए थे शुरू में? इनकम एज एन इनकम, कैश डेबिट, रेंट इनकम, क्रेडिट, रेवेन्यू। अब अगर काशिफ ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, इन केस काशिफ ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, तो ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा? इनकम में। यस हाँ, क्योंकि अगर काशिफ को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो रेंट इनकम क्रेडिट हुई हुई है 60,000 से, कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं की तो ये 60,000 रुपए यहाँ से जाएंगे लेजर में, और लेजर से जाएंगे 60,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को देख के हम 60,000 रुपए पूरे के पूरे इनकम आ रही है तो इनकम स्टेटमेंट पे एसओपीएल पे दिखा देंगे, तो गलत हो जाएगा ना, प्रॉफिट गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या 2 महीने में पूरे 60,000 रुपए हलाल हो गए? नो सर 2 महीने में सिर्फ कितनी इनकम हलाल हुई है? 20,000 रुपए ना। यस सर तो काशिफ ने तो पूरे के पूरे 60,000 रुपए इनकम में क्रेडिट कर दिए थे। तो कितने महीने की इनकम एक्सेस रिकॉर्ड हो गई है? कितने महीने? इनकम 40,000 40,000 रेंट इनकम एक्सेस क्रेडिट हो गई है 4 महीने की। उस 4 महीने की इनकम को खत्म करने के लिए इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम कम होती है तो
डेबिट 4 महीने की इनकम डेबिट हो गई। वो 4 महीने का पैसा भी हलाल नहीं हुआ, बल्कि आने वाले 4 महीने का पैसा तो आपके ऊपर क्या है अभी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों नहीं हुआ? लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अनअर्न्ड क्रेडिट, राइट? यस सर। ये 4 महीने, एक मिनट जासरा, ये 4 महीने का पैसा इनकम में रिकॉर्ड हुआ था पूरा 6 महीने का। क्या 6 महीने गुजर गए? मुझे ये बता दे, क्या पूरे 6 महीने गुजर गए? नहीं, 2 अभी महीने गुजरे। अभी कितने महीने गुजरे? 2 महीने। तो इनकम कितने महीने की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? 2 महीने। उसने 6 महीने की पूरी 60,000 रुपए इनकम क्रेडिट कर दी थी। हमने 4 महीने की इनकम रिवर्स करवा के डेबिट की, और वो 4 महीने के पैसे इनकम नहीं है, वो 4 महीने के पैसे अभी आने वाले 4 महीने के हैं। एडवांस आपको मिल चुका है, वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी। यस, वो आपकी क्या है? वो लाइबिलिटी। अब आप देखिए, अब आपने जब एडजस्टमेंट कर दी, उसके बाद आप क्या बनाने बैठेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही बनेंगे। वो कैसे सही बनेंगे? वो यहाँ पे जो 40,000 है, हमारी इनकम कम हुई ना जब भी ये मतलब डेबिट हुई। जी बिल्कुल, इनकम कम से मुराद ये है कि हमने एक्सेस इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, जो टाइम अभी गुजरा नहीं है उसकी भी इनकम रिकॉर्ड कर ली थी। सही है। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जाऊंगा तो उसमें सही है, लायबिलिटी कम नहीं हुई। लाइबिलिटी कम नहीं, लाइबिलिटी तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, वो रिकॉर्ड की है। ठीक है, अब आ जाए। अब अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद कितनी रिपोर्ट बनाएंगे हम? 2, एसओ और एसओएफपी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अच्छा, एसओपीएल में 2 हेड्स जाते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और यहाँ पे जाते हैं एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आप देखिए आंसर आपके इंशाल्लाह सेम आएंगे। वो कैसे? सारे मिर्जा कह रहे हैं सर ये एमसीक्यूज में आएगा, सारे ये एमसीक्यूज में भी आती है, और इसका एमटीक्यूज भी आता है, एडजस्टिंग एंट्रीज का एमटीक्यूज भी आता है। मैं करवाऊंगा मॉक में भी, ये टेंशन नहीं लो, ठीक है? अच्छा, ये रेंट इनकम आपने पहले कितने से क्रेडिट की थी भाई? इधर देखो, इधर देखो। 20,000 से। 20,000 कहाँ क्रेडिट की है? यहाँ पे रेंट इनकम, ये देखो जो मैंने टिक किया है। यहाँ वो वाली ट्रीटमेंट तो खत्म हो गई ना, वो तो समझा दी थी, ये वाली तो समझा दी, ये वाली तो हो गई ना। अब ये 60,000 से इनकम क्रेडिट की, ईयर एंड पे आपको पता लगा नहीं यार ये तो पूरी सारी की सारी इनकम क्रेडिट हो गई है, 4 महीने तो बाकी है, तो आपने 4 महीने की इनकम रिवर्स करके डेबिट कर दी थी। जब आपने रेंट इनकम का लेजर बनाया होगा तो 60,000 रुपए इनकम क्रेडिट होके जब 40,000 रुपए इनकम डेबिट हुई तो इनकम में कितना बच गया? सिर्फ 20,000 आपका बैलेंस आएगा लेजर का, और वो बैलेंस फिर लेजर से कहाँ आ रहा होगा? 20,000 रेंट इनकम का एसओपीएल पे आ रहा है ना। लेजर से पहले इम्पैक्ट कहाँ जाता है? एसओपीएल। लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितना इम्पैक्ट आ रहा होगा? ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं ना सर, 20,000। और फिर ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें से 20,000 रुपए एसओपीएल पे रेवेन्यू के तौर पे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आ जाओ, काशिफ ने क्या पहले शुरू में कोई यहाँ पे लाइबिलिटी बनाई थी? ये सारी इनकम बना दी थी? सारी इनकम सर लाइबिलिटी बनाई थी ना। नहीं ना, काशिफ ने इनकम के तौर पे, ठीक है? काशिफ ने सारी की सारी क्या रिकॉर्ड कर दी थी? इनकम। लेकिन ईयर एंड पे जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने कहा यार मैंने तो 4 महीने की इनकम गलत रिकॉर्ड की है, उसको रिवर्स करके किस में कन्वर्ट कर दिया? लायबिलिटी। रेंट, रेंट का मतलब लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी आपने क्रेडिट की तो ये जर्नल से कहाँ चली जाती है? लेजर में। और लेजर से कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या बनाते? तो वहाँ लाइबिलिटी हम कितनी दिखा देंगे? 40। अब आप देखें, चाहे अकाउंटेंट काशिफ था, चाहे अकाउंटेंट कोई और थे, अगर हमने इनिशियली जो एडवांस रिसीव किया था, रिसीव इन एडवांस, इनिशियली अगर लाइबिलिटी भी बनाया था, एडजस्टमेंट के बाद जो इम्पैक्ट आए, नेट इम्पैक्ट ये आए कि आपके एसओपीएल में रेंट इनकम रेवेन्यू कितने की गई थी? ये मैंने टिक किया है। 20,000। और लाइबिलिटी कितने की गई थी? 40। लेकिन काशिफ वाली एडजस्टमेंट की, उसने पहले शुरू में सारा का सारा
इनकम मान लिया, लेकिन जब उसको पता चल गया ईयर एंड पे उसने एडजस्टमेंट कर दी, तो आफ्टर एडजस्टमेंट इनके मुताबिक भी रेंट इनकम कितनी गई एसओपीएल पे 20,000 और लायबिलिटी कितनी गई 40,000 मतलब इनिशियली आप दो ट्रीटमेंट ले जा सकते हैं, दो में से कोई एक, लेकिन जब ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करते तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आ जाते। यस सर यही चीज वहां पे हो रही थी मिस्टर ए के एंड पे, आफ्टर ईयर एंड उनके रिजल्ट सेम हो रहे थे 20-20 40-40। इज दैट क्लियर? सर हम किस भी तरीके Yes, से sir. करें हमारा बस आंसर तो सही आएगा असल में वो ट्रायल बैलेंस के मुताबिक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हेड दिया हुआ होता है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड दिया हुआ होगा, कभी एक्सपेंस दिया होगा, इसी तरह कभी कभी लायबिलिटी दिया होगा, कभी इनकम दिया होगा, फिर नीचे वो बताएगा कहानी, उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। राइट? मतलब हमें वो सवाल का ट्रायल बैलेंस देख के पता चलेगा कि अकाउंटेंट पूरी क्लास है या काशिफ है, या अकाउंटेंट पूरी क्लास है या फाखरा है, वो सवाल देख के पता चलता है। राइट? सर इसका क्वेश्चन Yes, क्या sir. है? ये क्या क्या कह रही हैं आप जासरा? इसका होगा ना कोई जी क्वेश्चन? क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, हो सकता है मैं अगली क्लास में फाइनल अकाउंट स्टार्ट भी ना करूं, इसके क्वेश्चन करवाऊं पहले प्रैक्टिकल, फिर फाइनल अकाउंट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक है टाइम अभी ज्यादा हो रहा है। अच्छा अब इधर देखिए, मैंने आज जो चैप्टर को स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम क्या रखा था? एक्रूअल्स एंड पेमेंट्स। हाँ, इस चैप्टर का नाम सिलेबस में लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा वाला पार्ट मैंने कवर कर दिया? दूसरा वाला। क्या था वो? प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट, जो बंदा पे कर रहा है उसकी अकाउंटिंग भी समझा दी, जो बंदा रिसीव कर रहा है उसकी भी। हाँ। अब हम जाएंगे कौन से वाले पार्ट की तरफ? एक्यूरल्स। यस, एक्रूअल्स। ठीक है, एक्रूअल्स क्या कहते हैं इसको? एक्यूरल्स। एक्रूअल्स, राइट? एक्यूरल्स। यस। अब ये एक्रूवल्स क्या है इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, ये भी एडजस्टमेंट है। मैंने बार बार एक जुमला एडजस्टमेंट का आज वर्ड यूज किया है। हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट है चैप्टर 8, ये चैप्टर आपका क्या कहलाता है? अगर मैं इसको एक नाम देना चाहूं तो ये एडजस्टमेंट का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? एडजस्टमेंट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। असल में ये एडजस्टमेंट इसलिए लिख रहा हूँ, आपको एक चीज बतानी है। देखें, अगर हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो हमारी प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो रही थी? नहीं सर हमारी बैलेंस शीट सही बन रही थी? क्या मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा? भाई किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली इसको देख लिया करें आप लोग, माइक अपने ऑफ रखा करें, शोर आ रहा होता है, डिस्टरबेंस होती है, प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था और बार बार समझाता भी जा रहा था कि अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता तो क्या मेरा किसी भी सिचुएशन में, चाहे एज एन एसेट रिकॉर्ड किया हो, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हो, या रिसीव करने वाले ने एज एन इनकम रिकॉर्ड किया हो, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड किया हो, अगर इन चारों सिचुएशन में हम एडजस्टमेंट कहीं पर भी अगर नहीं करते तो क्या हमारा एसओपीएल एसओएफपी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनते? नहीं सर। प्रॉफिट भी गलत आता, एसओएफपी भी गलत बनता। यानी एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट गलत आएंगे, सही रिजल्ट नहीं आते। असल में मैं अक्सर समझाने के लिए कहता हूँ, एडजस्टमेंट जो है ना, हम अपनी जर्नल लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है चीजों को सही जगह पे रखना, यही मतलब होता है ना? यस सर। एडजस्टमेंट का मतलब होता है चीजों को सही जगह पे रखना। तो भाई हम एडजस्टमेंट करते हैं तो सारे अकाउंट, सारे हेड सही जगह पे चले जाते हैं, आपके रिजल्ट सही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, बार दफा होता है कि आपके घर का ड्राइंग रूम थोड़ा बिखरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है, फोन पे किसी की कॉल आती है कि आपके गेस्ट आ रहे हैं, आधे घंटे में आपके घर पहुंच रहे, तो आप ड्राइंग रूम को जाके एडजस्ट करते हो या नहीं करते? करते हैं। कुशन को उसकी जगह पे रखते हैं, जो जो चीजें बिखरी हुई, क्योंकि इनफॉर्मल समटाइम हम रह रहे होते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो हम उसको, अब आपने एडजस्टमेंट कर दी, अब गेस्ट आते हैं, आप उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, तो आप जब पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं तो वो बोलते हैं यार बड़ा अच्छा इन्होंने सेट किया हुआ है, मतलब चीजें जगह पे रखी हुई है। ऐसा ही होता है? यानी आपका इमेज पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है? पॉजिटिव बनता है। अगर मेहमान आ रहे हैं, आपको फोन भी आ गया, आपने ड्राइंग को इग्नोर किया, देखा ही नहीं और बिखरा हुआ था, और वो आके बैठते हैं, आप जब पानी लेने बाहर जाएंगे ना, वापस में बातें करेंगे, यार ये कैसा बिखरा हुआ ड्राइंग रूम, नहीं किस तरह बना हुआ है। सर ये तहजीब के खिलाफ हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि आपका इमेज पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा? नेगेटिव। यानी आपने चीजों को एडजस्ट नहीं किया हुआ।
तो भाई एडजस्टमेंट करने से रिजल्ट सही आते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट सही नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes. कौन सा पार्ट पढ़ा दिया? रीपेमेंट पढ़ा दिया ना। अब कौन से पार्ट की तरफ जा रहा हूँ? Accrual. एक्रूअल्स। अब ये Accrual. एक्रूअल का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आपको देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और यार कुछ लोगों का माइक बहुत, मोहम्मद हुनैद आपका माइक है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। और भाई देखें, आप लोग म्यूट हो जाया करें, कोई सवाल पूछना हो तो अनम्यूट होके पूछ लिया करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके गुड। सर एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। ठीक है, लेकिन यार कोशिश करें डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है? अच्छा भाई, हमने ये मिस्टर ए की अकाउंटिंग पढ़ ली, मिस्टर बी की पढ़ ली, एक्रूअल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? पहले तो मैं एक्रूअल का कॉन्सेप्ट दूं। प्री पेमेंट का तो मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं दिया, जर्नल वर्ड था, सबको पता है। प्री पेमेंट का मतलब पेश की अदायगी, पहले से पे करना, ऐसे ही होता है प्री पेमेंट का मतलब, ऐसा ही होता है ना? Yes sir, ऐसा ही होता अच्छा, है। अब ये जो एक्रूअल का वर्ड है ना, एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब होता है, ये अकर्ड से निकला है। एक वर्ड होता है ना अकर्ड, एक्रूड, अकर्ड समझते हैं? हम कहते हैं ना इवेंट हैज बीन अकर्ड, ये इवेंट हो चुका है। तो अब ये एक्रूअल का मतलब होता है वक्त गुजर गया है लेकिन आपने इसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं ये एक्रूड आपको समझाता हूँ। इसमें भी मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी को आपके सामने रखूंगा। किस किस को सामने रखूंगा? मिस्टर ए, मिस्टर बी। अच्छा ये बताओ, शॉप रेंट पे किसने ली है? मिस्टर ए। और शॉप रेंट पे किसने ली है? मिस्टर बी। मिस्टर बी पे किसने लिए? मिस्टर ए ने। और शॉप रेंट पे किसने दिए मिस्टर ए को? मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझाने के लिए मैं कहूंगा। देखो, अभी पिछला हमने जब एग्रीमेंट बनाया था, पिछली एग्जाम्पल में, उसमें मैंने एग्रीमेंट ये बनाया था कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला है कि ए भाई आप मुझे 6 महीने के 60,000 रुपए एडवांस दे दो, ऐसा ही था? 10,000 रुपए पर मंथ था, ठीक है? रेंट जो था 10,000 पर मंथ रेंट, ऐसा ही था? यस सर। ठीक है। यस सर। ये है रुपीस ना, रुपीस 10,000 पर मंथ रेंट, ठीक है? ये सिचुएशन थी ना? यस सर। एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, कौन सी तारीख को? November 1st, 2022. अच्छा, अब मैं ये तो सेम रख रहा हूँ कि नवंबर 1 2020 को 10,000 रुपए पर मंथ रेंट तो डिसाइड हो गया है। लेकिन पिछले केस में दूसरी बात ये थी कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए भाई को बोला था कि आप मुझे कितने महीने का एडवांस दे दो? 6 महीने का। तो ए भाई ने बी भाई को एडवांस दे दिया था 6 महीने का। यस। ए ने कैश क्रेडिट कर दिया था, बी ने कैश डेबिट। हाँ, ए के पास से कैश चला गया था, बी के पास से कैश, बी के पास कैश आ गया था। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्रीमेंट में तब्दीली लेके आ रहा हूँ। पहला पॉइंट तो है कि नवंबर की पहली तारीख 2020 को एग्रीमेंट क्या डिसाइड हुआ है मिस्टर बी और ए के दरमियान? पर मंथ किराया कितना है आपका रेंट? 10,000। हाँ। अब मिस्टर बी जो है ना, सपोज करें B4 बड़ा आदमी है, ठीक है? अब ये B4 बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी के पास तो बहुत पैसे होते हैं, ऐसा ही है ना? यस सर। तो उसको अभी 60,000 रुपए की जरूरत है या नहीं है? ये सर। भाई B4 बड़ा आदमी है, उसको 60,000 रुपए की जरूरत है या नहीं है अभी? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है अब बी और ए अच्छे दोस्त भी हैं आपस में, और वो A4 अच्छा आदमी है। तो मिस्टर बी ने कहा कि भाई A4 अच्छे आदमी, आप अगर काम करोगे, कारोबार करोगे, मुझे खुशी होगी। चलो आपके पास पैसे नहीं है अभी, आप एक काम करो, मेरी दुकान किराए पे ले लो। अब
लेकिन ए ने बोला ठीक है भाई मैं आपको किराया दूंगा लेकिन बाद में दूंगा। उसने बोला हाँ मसला नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, आप ये दुकान लो, चाबी लो, कारोबार शुरू करो, हम एग्रीमेंट कर लेते, मैं आपसे किराया लूंगा। वो खुददार आदमी है, बोल रहा है मैं किसी की दुकान पे नहीं काम करूंगा, पैसे दूंगा। बोला ठीक है कितने पैसे दोगे? उसने बोला 10,000 रुपए पर मंथ। लेकिन अभी पैसे दिए नहीं है। एग्रीमेंट साइन हुआ, नवंबर की 1 तारीख को उसने आपकी दुकान को चाबी दे दी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने दुकान खोली, काम शुरू कर दिया। पैसे दे दिए नहीं दिए? अभी नहीं दिए अभी। पैसे नहीं दिए। बोला आप बाद में दे देना, टेंशन नहीं है। क्योंकि बी फॉर बड़ा आदमी है, बहुत पैसे, टेंशन नहीं है। और ए फॉर अच्छा आदमी काम करेगा तो उसको खुशी होगी। सही है। तो क्या नवंबर की 1 तारीख को कोई एंट्री बनी? नो सर। नहीं, नवंबर की 1 तारीख को कोई एंट्री नहीं बनी, नो एंट्री। ना तो मिस्टर ए ने कोई एंट्री बनाई, ना तो मिस्टर बी ने। भाई एंट्री तो उस वक्त बनती है ना जब कोई इनफ्लो आउटफ्लो या कोई ट्रांजैक्शन होती है। कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है, बस ये कि एग्रीमेंट साइन हुआ, दुकान आपको दे दी, आपने बिजनेस शुरू कर दिया। आपने भी उसको उसका रेंट पे नहीं किया, आपने पे नहीं किया, उसने रिसीव नहीं किया। नवंबर की 1 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ, नवंबर की 1 से होते होते नवंबर की 30 आ गई। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को फोन नहीं किया। ठीक है, अगला महीना अगले दिन कौन सा सूरज तुलू हो गया? नवंबर 2। नवंबर 30 के बाद अगला दिन कौन सा आता है? नवंबर 30 के बाद दिसंबर की 1 तारीख का भी सूरज निकल गया। दिसंबर अगले महीने की 1 तारीख। अच्छा, दिसंबर भी शुरू हो गया। और देखते ही देखते दिसंबर की भी कौन सी तारीख आ गई? 31। 2020। कितने महीने गुजर चुके हैं? 2 महीने। ये दोनों का ईयर एंड है, सपोज कर रहा हूँ दिसंबर 31, दोनों बिजनेसमैन का क्या है? ईयर एंड। 2 महीने गुजर गए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अब तक 1 रुपया भी पे नहीं किया, और मिस्टर बी ने अब तक कोई तकाजा भी उससे नहीं किया। मिस्टर बी बोला मिस्टर ए को आप टेंशन नहीं लो, 2-4 महीने कोई मसला नहीं, एडजस्ट हो जाओ, बाद में इकट्ठा दे देना, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या है? अब आप दोनों का क्या आ चुका है? ईयर एंड पे आप दोनों को क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप यहाँ बोलेंगे सर पैसे तो आए नहीं, तो एडजस्टमेंट कैसे बनाए? ऐसा ही है ना सर? अकाउंट रिसीवेबल होगा ना? सुन जाए, बता रहा हूँ। अभी पैसे आए तो नहीं है ना, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे बनाए? अब सुने, कितने महीने का एक्सपेंस आपके ऊपर लायबिलिटी बन चुका है? 2 महीने का। मिस्टर ए की 2 महीने की अमाउंट लायबिलिटी हो गई नहीं हो गई? हो गई सर। अभी पे तो नहीं हुई ना? नहीं। तो ये बोलेगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। क्या एंट्री बना देगा ये? रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। कितने अमाउंट से पर मंथ कितना था? 10,000। 2 महीने में कितना एक्सपेंस हो गया? 20,000। देखो अकाउंटिंग चलती है एक्रूअल पे। किस पे चलती है? एक्रूअल का मतलब होता है चाहे आपने पे किया हो, पे ना किया हो, आप उसको एक्सपेंस बना दो अगर वक्त गुजर गया है। जैसे हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो हम उसको पैसे दे के नहीं आते, तो हम रिकॉर्ड तो कर देते हैं ना, फर्नीचर डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यस सर। लेकिन ये चूंकि 2 महीने बाद हमने क्या बनाना है? ईयर एंड पे हमने क्या बनाना है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद क्या बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मिस्टर ए ये एंट्री नहीं बनाते तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता, लायबिलिटी भी हो गई है 2 महीने की, वो भी 2 महीने की अमाउंट तो लायबिलिटी हो गई ना। 2 महीने आपने बिजनेस कर लिया उसकी दुकान पे, तो 2 महीने की अमाउंट आपके लिए लायबिलिटी हो गई नहीं हो गई? यस सर। अच्छा, अब 2 महीने की अमाउंट अगर वो रिकॉर्ड नहीं करता, ये एडजस्टमेंट नहीं करता, तो उसका एक्सपेंस जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 महीने का? नहीं जाता। तो प्रॉफिट भी गलत आता, और बैलेंस शीट पे एसओएफपी पे रेंट पेबल भी नहीं जाता, तो बैलेंस शीट भी गलत आ जाती। अच्छा, ये तो हमने किसके एंड पे एंट्री बना दी? ईयर एंड। ईयर एंड किसका था? ये मिस्टर ए का। अब हम किसके ईयर एंड पे बात करेंगे?
मिस्टर बी। सपोज दिसंबर 31 को इसका भी ईयर एंड है, हालांकि इसको पैसे मिले नहीं है, लेकिन कितने महीनों के पैसे का इंटाइटल टू रिसीव हो चुका है? 2 महीने। कितने महीनों के पैसों का इंटाइटल टू रिसीव हो चुका है? 2 2 महीने। 2 महीने के कितने पैसे इसको मिलेंगे बाद में? 20,000। जो पैसे बाद में मिलेंगे वो रिसीवेबल होता है? नहीं होगा। नहीं, हर चीज अकाउंट रिसीवेबल तो जब उस वक्त है जब गुड्स का बिजनेस करते हैं। ये गुड्स थोड़ी बिजनेस हो रहा है। रेंट रिसीवेबल, डेबिट, रेंट इनकम, क्योंकि इसके कितने महीने की इनकम हलाल हो चुकी है? 2 महीने की सर 20,000। 2 महीने की। कितने महीने की इनकम हलाल हो गई है? 2 महीने। अच्छा, इसका मतलब है एक्रूड एक्सपेंस जिसका होता है उसके एंड पे लायबिलिटी होती है। भाई एक्रूड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था इवेंट हैज बीन अकर्ड। कितने महीने गुजर चुके हैं? कितने महीने गुजर चुके हैं? 2 महीने। 2 महीने। तो मिस्टर ए की कितने महीने की लायबिलिटी अकर्ड हो चुकी है, एक्रूड हो चुकी है? कितने महीने की लायबिलिटी? 2 महीने की सर। अब आप इसने देखे ना, 2 महीने के 20,000 रुपए होते हैं। यस सर। तो जिसके एंड पे एक्रूड एक्सपेंस है वो उसकी क्या होती है? इनकम। लायबिलिटी। भाई जिसको पे करना है वो उसकी क्या है? अच्छा सर, जिसको पे करना है। हाँ, और जिसको रिसीव करना है उसके लिए वो एक तरफ तो एसेट है रिसीवेबल, लेकिन दूसरी तरफ वेरी गुड इनकम। इसका मतलब ये है, अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ पे थोड़ा रेड मार्कर यूज करते हैं, कि अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि एक्रूड के 2 हिस्से होते हैं। एक्रूड के कितने हिस्से होते हैं? 2। एक होता है एक्रूड एक्सपेंस। क्या होता है? एक्रूड एक्सपेंस। हाँ, और एक वेरी गुड, दूसरा क्या होता है? एक्रूड इनकम। वेरी गुड। एक होती है एक्रूड इनकम। जिस बंदे को पे करना होता है उसके लिए एक्रूड एक्सपेंस होता है, और जिस बंदे को रिसीव करना होता है उसके लिए एक्रूड इनकम होती है। हाँ, तो जिसका एक्सपेंस है, इवेंट हैज बीन अकर्ड, इवेंट हो चुका है, आपने अभी पे नहीं किया, तो आपने पे नहीं किया। फरवा एक्रूड का मतलब है कि ये इवेंट गुजर गया है, अकर्ड हो चुका है आपके लिए। अब ये इसने पे नहीं किया, टाइम गुजर गया है। अकर्ड बोलते ना हम, दिस हैड बीन अकर्ड या एक्रूड, मतलब वक्त गुजर गया है, आपने पे नहीं किया। आपने पे नहीं किया तो एक तरफ वो आपका एक्सपेंस है, दूसरी तरफ वो आपकी इनकम है। लायबिलिटी। भाई इनकम कैसे हो गई? आपने पे नहीं किया, एक तरफ देंगे ना सर, तो लायबिलिटी होगी ना सर। हाँ, तो जिसके एंड पे एक्रूड एक्सपेंस है वो मिस्टर ए है यहाँ पे। यस सर। हाँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए के लिए एक्रूड एक्सपेंस है, और दूसरी तरफ वो एक्सपेंस उनके लिए क्या है? लायबिलिटी। देखो यहाँ पे ई और एल लिखा हुआ है, एक्सपेंस और लायबिलिटी। ये ब्लू मार्कर से एंट्री के साथ मैंने लिखा है समझाने के लिए। यस सर। ठीक है ना, ये लिखा नहीं जाता, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर बी को पैसे मिल गए या मिलेंगे? मिलेंगे। जो पैसा आपको मिलने वाला है वो आपकी क्या है? इनकम। एक तरफ तो एसेट है रिसीवेबल, एक तरफ तो एसेट है ना रिसीवेबल, दूसरी तरफ इनकम है। ऐसा ही है? इज दैट क्लियर? यानी एक्रूड के कितने पार्ट होते हैं? एक्सपेंस एंड इनकम। हाँ, देखो 2 बंदों के दरमियान होता है ना, एक बंदे को देना है, दूसरे बंदे को लेना है। जिस बंदे को पे करना है उसकी लायबिलिटी, जिसको रिसीव करना है उसका एसेट। तो जिसको मिलेगी वो उसकी इनकम है, जो देगा वो उसका एसेट है। नहीं, जिसको पे करना है उसका एक्सपेंस, जिसको रिसीव करना है उसकी इनकम है, उसका एसेट है। इनकम है। ठीक है, तो एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, और एक्रूड इनकम एसेट। वेरी गुड। ये क्लियर हो गया सबको? यस। अब आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी इसको इलेबोरेट कर दूं, एक मिनट। हाँ, जब ये लोग फाइनल ईयर एंड पे अपने क्या बनाएंगे दोनों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो देखिए उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। देखिए, नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 रिपोर्टें बनती है, एसओपीएल। वेरी गुड। और एक बनती है एसओपीएल और दूसरी बनती है एसओएफपी। ठीक है,
SOPL पे रेवेन्यू और एक्सपेंस, SOPL SP पे सॉरी हाँ एसेट लायबिलिटी, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इधर देखो कितना एक्सपेंस दिखाएगा ये एक्सपेंस, ये तो एक ही एंट्री बनी है सिर्फ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट बनी है, इसमें डायरेक्ट क्या बनी है एडजस्टमेंट, क्योंकि शुरू में तो कुछ पे नहीं किया था ना, नो एंट्री, वो तो वक्त गुजरने के बाद, तभी तो अकर्ड है, वक्त गुजरने के बाद की एंट्री है, राइट, एक्रू कर रहे हैं, वक्त गुजरने के बाद एक्रू कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। सही है, पे करेंगे हैं पे कब करेंगे? पे तो ये जब आगे जाके जब इनका आपस में कांटेक्ट होगा, जब तक पे नहीं करेगा लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो तो आपस का एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। ये तो सर उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, उसकी वक्त के साथ साथ इनकम बढ़ती जाएगी, इसकी वक्त के साथ साथ क्या बढ़ती जाएगी, लायबिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड। और जब इनका होगा कट ऑफ डेट, ये पे कर देंगे तो वो लायबिलिटी खत्म कर देगा, वो इनकम वो अपना एसेट खत्म कर देगा, राइट। सही है। अच्छा एक बात और सुन लें, क्योंकि शुरू में कोई एंट्री नहीं बनती, एक्रू पे चल रहा होता है, उधार पे चल रहा होता है, ईयर एंड पे एंट्री इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि ईयर एंड पे अगर एडजस्टमेंट नहीं करते तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बन जाती, राइट। यस सर। अच्छा अब इधर देखिएगा एक बात, यहाँ पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगी, ये जो मैं समझा रहा हूँ लिख लिख के डिटेल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर देखिए, इसने पहले एक ही कंप्लीट करते हैं। यार भाई किसका माइक है यार, आप लोग पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, इतने अनप्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं आप लोग यार। अन्नू भाई ये कौन है आप यार? समझ से बाहर है, नाम भी सही नहीं लिखते और फिर डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। मिस्टर ए का पार्ट देखिए आप लोग, एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ था, ये देखें ये वाला एक्सपेंस मिस्टर ए के पास सर 20,000। हाँ, और दूसरी तरफ उसने 20,000 रुपए से क्या रिकॉर्ड की थी, इनकम। इनकम कहाँ से आ गई, मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ अभी। नहीं बी की सर, बी की ए मिस्टर, हाँ इधर देखिए ना, हमने क्या कहा था, मिस्टर ए के लिए एक्रूड एक्सपेंस क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। हाँ ये देखे ना, रेड वाली कैलकुलेशन देखिए, ये जो मैंने साइड में लिखी सीधे हाथ पे। और मिस्टर बी के लिए एक्रूड इनकम क्या बन जाएगी, एसेट। इधर देखिए, रेंट रिसीवेबल डेबिट, 20,000 रुपए का रिसीवेबल, रिसीवेबल की नेचर क्या होती है, एसेट। और दूसरी तरफ क्या क्रेडिट किया है, रेवेन्यू। रेंट इनकम, रेवेन्यू इनकम, राइट। कितने से क्रेडिट किए, 20,000। अब इधर देखिए आप, अभी मैंने कहा था एक बंदे का एक्सपेंस दूसरे बंदे की इनकम होता है, इधर देखें ये, यस। इसी तरह एक बंदे का एसेट दूसरे बंदे की लायबिलिटी। वो बात यहाँ पे प्रूफ हो गई सारी। यस सर। तो ये मैंने किसका कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अब आप देखें, चैप्टर में जो दो नाम लिखे हुए थे, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट, एक्रूवल की एडजस्टमेंट भी पढ़ा दी, प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट भी पढ़ा दी, प्री पेमेंट को रिसीवर के हिसाब से भी पढ़ा दिया और जो पे करने वाला है उसके हिसाब से भी पढ़ा दिया, और एक्रूवल को भी दोनों के हिसाब से बता दिया कि जिसको रिसीव करना है उसकी इनकम है और एसेट है, जिसको पे करना है उसका एक्सपेंस है और लायबिलिटी है। मतलब एक्रूवल के ईयर एंड पे हमेशा लायबिलिटी होगी हमारे पास, जिसको पे करना है उसकी, और जिसको रिसीव करना है उसकी इनकम होगी। और ईयर एंड पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिपोर्ट गलत बनती है, इसलिए करनी पड़ती है। अच्छा दूसरी बात, मैंने चैप्टर का नाम ऊपर क्या लिख दिया था, वैसे तो आपके सिलेबस में एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स है, मैंने क्या लिख दिया था, एडजस्टमेंट। तो अब एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी यहाँ पे ताकि आपको आगे याद रहेगी। एडजस्टमेंट सिर्फ एक्रूवल और प्री पेमेंट की नहीं होती। एडजस्टमेंट एक तो हमने आज पढ़ी एक्रूवल की, एक हमने एडजस्टमेंट किसकी पढ़ ली, प्री पेमेंट। तो इस चैप्टर का पार्ट थी वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की भी होती है, वो मैं आपको डेप्रिसिएशन में बता चुका हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरह एडजस्टमेंट जो है वो ओके, डेप्रिसिएशन बैड डेट्स की भी होती है एडजस्टमेंट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह एडजस्टमेंट जो है वो आपकी इन्वेंट्री की भी होती है, वो थोड़ा बताऊंगा आगे, कुछ चीजें मैंने कहा ना इन्वेंट्री की आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो जब हम फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे ना,
वहाँ एक्रूवल की एडजस्टमेंट भी आ रही होगी, 5-6 एडजस्टमेंट होगी पेपर में नॉर्मली। एक्रूवल की भी आ रही होती है, प्री पेमेंट्स की भी आ रही होती है, डेप्रिसिएशन की भी आ रही होती है, और बैड डेट्स की भी आ रही होती है, इन्वेंट्री की भी होती है, और भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये कॉमन एडजस्टमेंट है, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक काम आपने करना है, बस मैं क्लास को ऑफ की तरफ जा रहा हूँ और आप लोगों ने कुछ बातें गौर से सुननी है, मेरी कुछ अनाउंसमेंट। नंबर 1 ये कि सबसे पहले तो ये बताओ, जितना लास्ट क्लास तक पढ़ाया था वो सारा पीडीएफ तो मैंने आपको भेज दिया था ना? यस सर। ओके गुड। आज की क्लास में ये 3 पेज का पीडीएफ भेजूंगा। पहले पेज पे ये सारा जो मिस्टर ए वाली कहानी प्री पेमेंट की, दूसरे पेज पे मिस्टर बी की रिसीव वाली कहानी, और तीसरे पेज पे एक्रूवल और ये जो एडजस्टमेंट के नाम लिखे, ये सब आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ हो सकता है मैं शाम तक भेजूं, थोड़ा सा मेरी क्लासेस भी है, दोबारा है, और मैं भी सुबह तकरीबन 8:30 से क्लास ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बैक टू बैक 3 क्लासें ले चुका हूँ। अभी चौथी क्लास मुझे 2 बजे से ऑनवर्ड, अभी बस नमाज पढ़ के खाना खाने पे क्लास ले लिए। तो ये फाइल मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा शाम तक, या आज थोड़ा सा बिजी हूँ, देख लूंगा रात तक आपको शायद भेज दूं, ठीक है? नंबर वन तो ये है। नंबर 2, ये फाइल मैं पीडीएफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर 2 जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बात सुन ले, लेक्चर में कोशिश करूंगा कि अपलोड करवा दूं। मैंने शुरू में भी बात बोली थी, दोबारा सुन ले, मेरे आखिरी के 4 लेक्चर अपलोड नहीं है ना? यस सर। आखिरी के 4 से मुराद जो बिल्कुल बैक टू बैक हमने लिए अल्हम्दुलिल्लाह, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इससे पहले के सारे लेक्चर आपको मिल गए वेबसाइट पे, जो भी लिंक पे? यस सर, यस सर। दैट्स गुड। अब मेरी बात सुने, तो मैं जो है ना ये आप लोगों का एक मिनट यार, एक मिनट, फाइल सेव करनी थी, मसला हो गया, प्रिंट हो रही है, ओहो कैंसिल हो गई। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, एक मिनट फाइल चेक कर रहा हूँ, प्रिंट हुई नहीं हुई यार। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ ओके सर। अच्छा भाई एक मिनट, हाँ कुछ चीजें गाइड कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा गौर से। एक मिनट यार, फाइल कहाँ जानी थी? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ठीक कह रहा है कि इसमें तो ठीक है, अभी सेव हो रही है। अच्छा भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ये फाइल मैं इंशाल्लाह रात तक, शाम तक कोशिश करूंगा, शाम तक भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्लास के बाद टाइम निकाल के चलें, ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो आखिरी के 4 लेक्चर हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गए सारे हमारे पास, ये चौथा भी इंशाल्लाह भी रिकॉर्ड हो जाएगा, 3 तो रिकॉर्ड हो गए थे, ठीक है? ये फाइल बन गई है 3 पेज की, ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, लेक्चर जो 4 आखिरी के रिकॉर्ड हुए, 3 हुए, एक अभी क्लास के बाद रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगी मेरे पास इंशाल्लाह। तो ये चारों चीजें मैं सेंड कर दूंगा आईसीएमए के आईटी डिपार्टमेंट को। मैंने शुरू में बात बताई थी, आईटी वाले या कुछ लोग आईसीएमए के ऑल्टरनेट सैटरडे उनका ऑफ होता है, अगर वो साहब जो अपलोड करते वो आज आए होंगे तो वो हाथों हाथ भी कर देते, वो शायद आपको शाम तक ये चारों रिकॉर्डिंग मिल जाए इंशाल्लाह, वरना मंडे को तो मिल जाएगी, राइट? यस सर। और अगर रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई तो मैं आपको वॉइस मैसेज पे बता दूंगा रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है आज, आप लोग देख लें उसको। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो अगली क्लास है ना, इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेगी, तो ये चीजें आपने खास तौर पे जो मैंने बैड डेट्स पढ़ा है और ये पढ़ाया है, ये आप रिपीट कीजिएगा, सारे चैप्टर रिपीट करें। अब आपके पास ब्रेक है, मतलब मेरी क्लास अब मैं कब लूंगा इंशाल्लाह? वेडनेसडे को, वो जो रात को लेता हूँ, ठीक है? वेडनेसडे, थर्सडे रात को लूंगा इंशाल्लाह, फ्राइडे सैटरडे सुबह लूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन है आपके पास, आज का दिन भी ये चीजें रिवाइज करें, रिकॉल करें। मेरी पूरी कोशिश है लेक्चर आज ही अपलोड हो जाए इंशाल्लाह, ताकि आपको मिल जाए, ठीक है? अपलोड होगा तो मैं आपको भी बोल देना एक मैसेज करूंगा। देखिए वो आप लोग खुद डिस्कस करेंगे ना, वो आपका, और टीचर को आप कहें
जब क्लास होती है आप उनसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है ना। सर 2-3 दफा बोल चुके हैं, अगर अब तक मेरी आए बात होगी तो मैं कह दूंगा, ठीक है। बाकी है आप सर, लोग ठीक देख लीजिएगा, चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा, चीज़ें हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।